ओके। अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सावी बैठक में तमाम किसान भाइयों को और बहनों को सबको खुशामदीद। आज की सावी बैठक का जो अनवान है वो मुनाफा बख्श कपास की पैदावार में हम किस तरीके से जो है अभी जो हमारे ज़िम्मेदार जो बीमारियों का शिकार है हमारी फसल कपास की फसल में जो सफ़ेद मक्खी और सब्ज़ तेला और साथ में जो फुल गुडी का जो बहुत बड़ा एक मसला आ रहा है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ सावी की तरफ से मेरी को होस्ट हैं मिस आयशा नईम। आयशा, वेलकम टू द प्रोग्राम। और मेरे साथ फिर आज बहुत एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में जो कॉटन के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से डॉक्टर मोहम्मद तौसीफ़ साहब हैं, और हमारे साथ डॉक्टर शाहिद रफ़ीक साहब जो है वो मौजूद हैं। इन दोनों का तल्लुक़ जो है कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान से। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सावी की बैठक ज़िम्मेदार के लिए होती है, हम इसको इंग्लिश में करने की बजाय हम उर्दू में करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है, ताकि जो है ज़िम्मेदार इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये फेसबुक पे भी लाइव है, तो फेसबुक पे भी जिसने ज्वाइन किया है वो हमें सवाल कर सकता है। तो मकसद ये है कि किस तरीके से हम जो है अपनी पैदावार को बढ़ा सकें और साथ में ज़मींदार के खर्चे भी कम कर सकें। तो ये पहला सवाल डॉक्टर साहब हम आपसे करते हैं, पहले तौसीफ़ साहब से। तौसीफ़ साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का आज की बैठक को। अपने आप को अनम्यूट कर लें और आज बताइए कि अभी ज़िम्मेदार की जो है फसल कपास की जो लग चुकी है हमारे मुल्तान में, बहावलपुर में, रहीम यार खान, पंजाब के ज़्यादा इलाकों में, लेकिन अभी सिंध के कुछ इलाके हैं जहाँ पर तो पहले लग चुकी थी, बलूचिस्तान के इलाके हैं जहाँ अभी लग भी रही है। तो आपकी इस वक्त क्या सिफारिश होगी कि ज़िम्मेदार इस वक्त अपनी फसल की इस स्टेज पर किस चीज़ को बहुत अहमियत है? जी जी सर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन रखा है ये खाद के हवाले से। इसमें रूटीन से हटकर मैं कुछ बताना चाहूँगा। हमारी रूटीन ये है कि महकमाना सिफारिश बता दी जाती है और उस पर हमारे ज़िम्मेदार जो है वो रट लेते हैं कि मैंने 2 बोरी डीएपी की देनी है, मैंने 1 बोरी यूरिया की देनी है, मैंने 1 बोरी पोटाश की देनी है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जैसे दुनिया एडवांस चल रही है, हमें कुछ बारीकी में जाना पड़ेगा। मसलन एक जो फसल काश्त हुई है मार्च में, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, एक अप्रैल में हुई है उसकी कुछ और है, एक करंटली लोगों ने कुछ अर्सा पहले की है तो उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है। तो इसमें मैं पहले महकमाना सिफारिश बता दूं। महकमाना सिफारिश ये है कि आप मरकजी इलाकों में 90 केजी यूरिया पर जो है ना, नाइट्रोजन की असल मकदार पर एकड़, जो कि 3 से 4 बोरियां बन जाती हैं यूरिया की। इसके अलावा 40 केजी आपका जो है फास्फोरस, जो कि 2 बोरियां बनती हैं। ये है महकमाना सिफारिश सानवी इलाकों के लिए। लेकिन मैं किसानों के लिए ये फिलहाल जो है ना, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन रिकमेंड करूंगा। तीसरी जो है कि आपको पोटाश की 1 बोरी लाजमी होती है, जो कि 35 से 40 केजी की जो रिकमेंडेशन मरकजी इलाकों में की जाती है। सानवी इलाकों में ये 10-10 और 5-5 कम करके बता दी जाती है। तो अब जिसकी फसल सर पहले 60 डेज में, हमारी न्यू रिकमेंडेशन है कि आप यूरिया को इस्तेमाल मत करें, क्योंकि अपने पहले 60 डेज के अंदर जो आपका पौधा है वो वेजिटेटिव ग्रोथ में होता है, और यूरिया वेजिटेटिव ग्रोथ को बहुत ज्यादा बूस्ट करती है, तो वो आपका पौधा बुशी हो जाएगा। वो फिर रिप्रोडक्टिव स्टेज की तरफ जाने से जो है ना घबराता है और अपनी प्रॉपर फ्रूटिंग को सेट नहीं करता। इसके लिए हम कहते हैं कि आप अपनी नाइट्रोजन की जो मकदार है वो आप नाइट्रोफास, आजकल तेजाबी खादें आई हुई हैं जिसमें नाइट्रोफास है, कैल्शियम नाइट्रेट भी लोग यूज करते हैं, लेकिन हम नाइट्रोफास यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं ताकि नाइट्रोजन भी मिलती रहे। अगर किसी फार्मर ने फास्फोरस को पहले यूज नहीं किया तो फास्फोरस की मकदार भी उसको साथ साथ मिलती रहे। अब अगर किसी के 60 दिन पूरे हो गए हैं सर, वो यूरिया इस्तेमाल करेगा। जिसकी फसल को अभी 60 दिन पूरे नहीं हुए वो यूरिया इस्तेमाल नहीं करेगा, वो नाइट्रोफास और 1 बोरी पोटाश की इस्तेमाल करेगा। अच्छा, अब 60 डेज आपके पूरे हो गए, उसके बाद आप यूरिया ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब आपके फुल गुडी लग चुकी है। आप जो है बोल फॉर्मेशन की तरफ आपके पौधे ने जाना है, तो 60 डेज 65 डेज से ऊपर जब आप जाते हैं तो 100 डेज तक जो है ना, फिर फुल गुडी, बॉल फॉर्मेशन और बॉल का खिलना, ये सर चलता रहता है। इसके दौरान उसको आप मुतवातर जो है यूरिया की जो कम से कम 2 बोरियां जो है ना
आप मौके पर देते रहे, फुलगुड्डी लगती रहेगी, बॉल बनते रहेंगे, तो हम फिर पहली पिकिंग, दूसरी पिकिंग और तीसरी पिकिंग तक जो है ना, क्योंकि हमारे एक वक्त पर पकाने का रिवाज नहीं है, बाहर के ममालिक में तो फसल को एक ही वक्त पर पका लिया जाता है। तो ये इनडिटर्मिनेट ग्रोथ है, यानी कि इसने वक्तन फवक्तन फुलगुड्डी भी लेते जाना है, इसने बॉल भी बनाते जाना है, और बॉल आपके पकते भी जाना है। कम से कम 1, 2 से 3 पिकिंग आप लेंगे, तो उस दौरान आपने यूरिया को नहीं छोड़ना, और पहले 60 डेज में आपने यूरिया नहीं देनी, ताकि पौधा बहुत ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ ना कर जाए। ये डॉक्टर साहब यहाँ आपके होते हैं माशाल्लाह, आपने बहुत पते की बात की है कि पहले 60 दिन जो है ना यूरिया को हमने अप्लाई नहीं, उसकी जो है ना अभी नहीं, फसल के ऊपर लगाना नहीं है। तो इसके लिए जो है ना आपने छोटे से जो कुछ मरकजी और सानवी इलाके वाले हैं, वो कौन कौन से इलाके हैं, थोड़ा बता दें, थोड़ा सा जी सर, जिम्मेदार को मरकजी अभी इलाकों में, मरकजी जिला इलाकों कौन में, कौन कौन से जिले हैं? जी जी। जी सर, मैं ये क्लियर करता चलूँ। आपका फोटो सर अगर ऑन हो जाए तो ऑन कर दें ताकि हम आपको देख भी सकें, पॉसिबल है? सर जी सर, एक जी जी। मैं वही सोच रहा था। फिर हम जो है ना आपसे बात कर रहे होंगे, इंटरेक्टिव हो जाएगा थोड़ा सा जी। ऑफ कोर्स। तो आशा तब तक आपको क्वेश्चन अपने भी रेडी कर लें। मेरे ख्याल में हम चूँकि वे वर्कशॉप जिससे बहुत जो है ना दोनों तरफ होगी, बातचीत जारी भी रहेगी, बल्कि मैं आपको लिंक भी भेज रहा हूँ, आप भी ज़रा ये फॉरवर्ड कर देख लें, उसका जो फेसबुक वाला है उस पर भी आ रही हैं, क्वेश्चन आ रहे होते हैं जी। तो तब तक आप अपना वो सेट करें सर, हम डॉक्टर साहब की तरफ ऐड चले हो जाएं। गए। जी 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 सर, आप उस वक्त नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब से कर लें। जी 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 जी। जी अपना डॉक्टर शाह साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा अभी ज़िम्मेदार जो है इस वक्त हमारी कपास तकरीबन जहाँ जो गंदम की कटाई के बाद लगी है, वो लगी है, चूँकि बारिशें हो रही थी, तो वो आपकी तकरीबन रमज़ान शरीफ के थोड़ा सा बाद में ही लगी है, कह लें कि मई के जो हफ्तों में। तो उसकी छदराई से आपसे स्टार्ट करें कि अभी पहले बताएं कि उसकी छदराई करने की ज़रूरत थी और पौधों का फासला क्या होना चाहिए जी डॉक्टर साहब। जी सर, जो मतलब जो बहुत शुक्रिया है पहले आपका शुक्रिया। ज्वाइन करने का सबसे भी। पहले तो आपका सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपका, आपने मतलब जो है मौका दिया है बात करने का। तो मैं जो है आज मेरी जो टॉपिक है वो तो कीड़ों के हवाले से है, सबसे और सफेद मक्खी का जो हमला है और उसके हवाले से जो इंसदाद जो है, किस तरह तरीके से हम जो है कपास की फसल को इन कीड़ों से जो है बचा सकते हैं, किस तरीके से हमारे किसान भाई जो है मतलब अपनी फसल को बचा के तो वो कैसे अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम उनकी जो है वो भी स्टेबल रहे, वो भी, क्योंकि कास्ट जो है अगर बढ़ जाए तो वो भी किसान जो है वो फिर घाटे में चला जाता है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को जो है ना इंशाल्लाह डिटेल से बात होगी। तो बात ये है कि सर जैसे ये छिदरई की बात आपने की है ना, तो उसमें ये है कि जो हम फसल अर्ली लगा देते हैं ना, उनमें तो जो डिस्टेंस है वो ज्यादा रखा जाता है, तकरीबन हम 1.5 फुट तक हम कहते हैं कि पौधे हों, ताकि वो जो है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है ना ज्यादा टाइम पीरियड उनको ज्यादा मिल जाता है, तो उन्होंने ज्यादा बढ़ोतरी करनी होती है। तो जब ज्यादा बढ़ोतरी करेंगे तो वहाँ पे उनकी कैनोपी डेवलप हो जाएगी और ये सारे कीड़े जो है ना वहाँ पे इनकी कॉलोनी बनाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन जो फसल जो है अभी मई के महीने में लगी है, तो इसके लिए भी हम कहते हैं कि 17,500 तक पौधा जो है ना 1 फुट पे तकरीबन पौधा लगे, तो ये हम जो है रिकमेंड करते हैं सर। तो अब जो ये है कि छिदाई का अमल जो है ये मतलब पूरा कर लिया जाए, क्योंकि जैसे बारिशें हो रही हैं और आगे भी अभी मौसम जो है ना बाहर फिर बारिश वाला हुआ होगा। जी जी। डॉक्टर साहब तो छितराई में ये है बताइए, कि यहाँ पे सॉरी आपकी बात काट रहे हैं क्योंकि जी थोड़ा सा इंटर बात, तो छितराई जो है पानी लगाने के बाद में करनी है या पानी से पहले करनी है? जी, जी पहला पानी लगा दिया छिद्र जी। जी ये जो है ना छिद्राई जब पानी लगाने के बाद वतर हालत में जैसे आ जाती है ना जमीन, तो उस वक्त छिद्राई कर ली जाए ताकि वो प्रॉपरली उनकी जड़ें जो हैं वो जमीन से निकल जाएं। ये ना हो कि ऊपर से पौधे जो है टूटते जाएं और जड़ें जमीन के अंदर बाकी रहें, वो क्योंकि न्यूट्रिएंट्स वगैरह वहां से पानी वो लेते रहेंगे और हमारे जो मेन पौधे हैं उनके साथ उनका कंपटीशन है वैसे ही जारी रहेगा।
तो इसलिए जो है पानी लगाने के बाद जब बतर हालत में आ जाए तो उस वक्त इसकी छिड़ाई का अमल जो है ओके किया जाए। और ओके 25 से 30 दिन की जैसे फसल होती है तो हम ये रिकमेंड करते हैं कि उस वक्त छिड़ाई कर ली जाए। और मजीद मैं ये बताता चलूँ कि जो मतलब कमजोर पौधे हैं और जिनके ऊपर कॉटन लीफ का वायरस का पौधा मतलब उससे मुतासरा पौधे हैं, उनकी छिड़ाई जो है वो करनी चाहिए, उनको अप्रूव पहले किया जाए। ये ना हो कि सेहतमंद पौधा जो है हम निकाल दें और वो बीमार पौधे फिर जमीन मतलब वहां पे हमारे खेत के अंदर मौजूद है। तो इस चीज को भी मद्देनजर रखें। बहुत शुक्रिया। तो अच्छा, यहाँ तक अभी हमने खाद नहीं डाली, चलिए अब वापस जाते हैं तसीफ भाई की तरफ कि जी हमने पहला पानी लगा दिया कपास का, तो पहले पानी पे अभी हमने खाद नहीं डालनी, ठीक है जी। जो आप बता रहे थे, अच्छा डॉक्टर साहब ने कहा जी कि अगर उसको पानी लगा के आपने छिड़ाई करनी, तो अब इस मरहले पे आप जो है ना उसके साथ जो हमारी जो जिसके साथ दोस्ती सबसे ज़्यादा है वो आपकी जड़ी बूटियाँ हैं। तो पानी लगाने के साथ जड़ी बूटियाँ भी आ जाएंगी, तो आप जड़ी बूटियों को और पहले पानी के बाद या दूसरे पानी के बाद आप कपास को लेके आप हम जो ना एक एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे आपके साथ ना आज की बैठक में। जी 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 सी भाई, फिर हम बीमारी सर की तरफ इस बाद में जाएंगे। डॉक्टर साहब आप होल्ड रखें, हम आप बीमारियों की तरफ आएंगे इंशाल्लाह। जी जी। जी। अच्छा सर, इसमें मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि आप जड़ी बूटियों के हम तो साथ अभी कैसे मैं क्या लेके जड़ी चल। बूटियों, अच्छा, आपने पहला पानी लगा दिया, तो कई जिम्मेदार हैं जिन्होंने दो तरह की, एक तो होता है कि आपने रोनी के अंदर जो है ना ड्रिल से काश्त की है। तो दूसरा जी तरीका है कि आपने वो जो उसे कहते हैं अपनी बटें निकाल के उसके ऊपर चोपे लगाए हैं पानी के साथ। तो वहां जी पर जो है चोपे वाले के साथ तो हम कहते हैं कि जी वो शुरू में स्प्रे कर दें ताकि उसकी जो जड़ी बूटी खत्म हो जाए। लेकिन जिसने जो थी वो ड्रिल की थी, उसकी जड़ी बूटी का जो है अमला होगा, उसको हम कैसे उसकी तदारक करें, हाँ और उन हाँ जी। वैरायटीज की बात करें जो अभी बीटी नहीं है। जी जी, हम उनकी जी बात डॉक्टर करें। साहब, इसमें ऐसे है कि एक तो जो समझदार जमींदार हैं वो कोशिश करते हैं कि इनको रिजिस पे लगाते हैं। रिजिस में जड़ी बूटियां ज्यादा कंट्रोल होती हैं। जब ड्रिल कास्ट करेंगे जाहिर है आपको जड़ी बूटी का प्रॉब्लम ज्यादा आएगा। उसके लिए आप जो है ना प्री इमरजेंस जो है ना हमेशा करें, डुअल गोल्ड जो है लाजमी करें। उसमें उसमें आपकी फिर एट सेट और दूसरी जो है वो तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। लेकिन कुछ हद तक आपकी जो है ना ये नुकीले पत्तों वाली जो है सवांकी वगैरह और ये दूसरी घासनुमा जड़ी बूटियां ये लाजमी आएंगी। उसके लिए एक फेनोकोलाजॉब कोई है, वो पोस्ट इमरजेंस जो है मौजूद है। वो कॉटन को कुछ नहीं कहती, वो आपके नुकीले पत्तों को जो है ना वो मार देगी जड़ी बूटी। क्योंकि हम पहले तो एक अभी आ भी रहे थे कि ग्लाइकोसेट स्प्रे नहीं करना जब तक आपकी फसल 60 दिन की ना हो, ठीक है। तो ये जो आप बता रहे हैं ये जो फ्रैक्ट्रोलाजोनोल, तो ये मैं जो है। आपको सर, जी जी मैं इसको आपको प्रॉपर नाम इसका दूंगा वो, एक जी 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 मिनट प्लीज, आप आपको मैंने जारी ना वो रखें। भी बना दिया, आप शेयर भी कर लेंगे स्क्रीन, या मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दूंगा जो आपने कुछ भेजे ऑफ भी। जी कोर्स। जी जी। ये आपने जो पहले शुरू में तो आपने जो बात की थी, मेरे साथ मौजूद है रिजवान। रिजवान आप कुछ पूछना चाहें शुरू में, हम चूंकि इसको इंटरेक्ट, रिजवान पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। ये हमने जो आपकी फास्फोरस आप अपनी खादों का बात किया था, तो खादों को जो है हम टच कर रहे थे, उसके बाद हम जो है वो उस पर जंप हो गए थे वीड्स पे। तो खादों पे आप जो है ना दोबारा एक दफ़ा फिर कह दें कि 40 मन अगर लेनी है तो कितनी आपको चाहिए, ये देर आपने मन के हिसाब से फिर बता दें जी। जी तो सी भाई। जी सर, ये मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैंने स्क्रीन शेयर कर दी, आप वाली ही है जो जी आपने मुझे ऑफ भेजी। कोर्स। जी जी जी, ये नज़र आ रही है अपनी तरफ। आपने कहा कि जिम्मेदार जो है कपास में जिंक भी डालें और बोरान भी डालें जी, चलो जी ये तो बहुत लाजमी। अच्छा। जी जी ये स्क्रीन सर मेरी आ रही है बस। जी जी, हम आप ये नज़र आ रही सामने स्क्रीन, मैंने इस वक्त मैं अपनी तरफ से शेयर की हुई है। अच्छा ठीक हो गया, ये जी आपकी जी तरफ आप। से जी 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 हाँ जी। नज़र आ रही, जी जी। चलिए इस पे सर हम डिस्कस करते रहते हैं। हम्म, कपास में खादों की कम से कम सिफारिश। सर ये ऐसे है कि ये एक पैकेज बना के दिया है कि कम से कम आपने इतनी खाद डालनी है। अच्छा ये देखें, ये बड़ा टेक्निकल काम है हमारे पाकिस्तान के अंदर है कि हमें कहते हैं कि नुस्खा दे दें आप, मैं 2 बोरियां डालूं 3 बोरियां डालूं, लेकिन हम उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। कॉटन रिवाइवल उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक हमारा जिम्मेदार इतना समझदार नहीं हो जाता। उसके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए, हिस्ट्री रिकॉर्ड, कि मेरी जो जमीन है उसमें नॉर्मली जिंक और बोरान की कमी होती है या नहीं होती।
फास्फोरस की कमी होती है या नहीं होती। जो अच्छे और प्रोग्रेसिव जिम्मेदार हैं उनको इन चीजों का पता होता है। और हर साल आप जो है ना अपनी जमीन का टेस्ट भी करवाएं ताकि आपको पता हो। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट इसलिए दी गई है कि हमारी जमीनों के मुताबिक कम से कम आपको 75 किलो नाइट्रोजन, ये ओरिजिनल मकदार की बात हो रही है, ये परसेंटेज के हवाले से, जो कम से कम 3 बोरियां या इससे थोड़ी सी ज्यादा बनेगी जब आप कैलकुलेट करें, 3 से 3.5 बोरियां बनती है। अच्छा, अगर जमीन बहुत कमजोर है तो ये 4 बोरियों पर भी चला जाता है काम। और वैरायटी के ऊपर भी कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जो ज्यादा मांगती हैं, इसलिए अब हम एक नुस्खा नहीं दे सकते फार्मर को। अगर वो कहे जी मुझे कोई जादू नहीं है, हमें नहीं पता उसकी जमीन किस लेवल पर खड़ी है, उसकी जमीन में नामियाती मादा भी मौजूद है कि नहीं मौजूद है, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी कितनी है, नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी उसमें अच्छी है कि नहीं है। अब जमीन का टेस्ट होगा, उसके मुताबिक इस कम से कम मकदार से हम यहाँ ज्यादा जाएंगे या इससे कम भी हो सकता है। हैरत की बात है, कुछ जमीनें इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी फर्टाइल होती हैं जो नामियाती मादा इस्तेमाल करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो 3 बोरियां यूरिया की इस्तेमाल करें, वो 2 बोरियों में भी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने 40 मन से 50 मन तक पैदावार लेनी है तो आपको लाजमी है 75 किलो नाइट्रोजन पूरी करें, उसके बाद 24 किलो फास्फोरस पूरी करें, जो कम से कम 1 DAP बोरी है। लेकिन महकमा ने सिफारिश 2 बोरी है। मैं यहाँ पर ये बताता जाऊँ, ये मैंने यहाँ पर कम से कम बताई है कि अगर वो नहीं, महकमा ने सिफारिश 2 बोरियां नहीं डाल सकता तो 1 बोरी लाजमी DAP की डालेगा, वरना फिर वो ये शिकायत लेकर ना है कि मेरी पैदावार नहीं है। फिर तीसरे नंबर पर सर, कपास को कम से कम 40 किलो असल मुकदार पोटाश जो कि 1 बोरी बनेगी, क्योंकि 40 से 50% जो है आपकी MOP में होती है, SOP में होती है, और 60% MOP में होती है। SOP की 1 बोरी आप डालेंगे। अब कपास को 5 किलो जिंक और कपास को 2 किलो बोरान, ये सेक्टर जो अक्सर छोड़ दिया जाता है, ये वही मैं कहूँगा जो हमारे नुस्खा कल्चर है ना, तो उसके मुताबिक ये चीज नहीं बताई जाती कि कपास में बोरान का इस्तेमाल करेंगे तो फुल बूटी आपकी ज्यादा आएगी, यूरिया का इस्तेमाल करेंगे तो फुल बूटी आपकी जो है अच्छी परवरिश पाएगी, अच्छी तरह मेच्योर होगी और आपको पैदावार देगी। ये सर अगर नेक्स्ट कर सके स्लाइड। जी सर, कपास में सर का एक सवाल था कि मरकजी और सानवी इलाकों में क्या फर्क है। मरकजी इलाके जो मेन इलाके कपास के हैं, जहाँ पर कपास ज्यादा लगती है, जिसमें मुल्तान, लोधरा, बिहाड़ी, खानेवाल, ये नजदीक वाले इलाके आ जाते हैं। अगर सानवी इलाकों में जाएं तो आप रहीम यार खां, हरूनाबाद, बहावल नगर और ये वाले इलाके आपके सानवी इलाकों में आ जाएंगे। तो ये अब हमारी महकमे की सिफारिश है, जो पहले मैंने कम से कम बताई थी। यहाँ देखें 90 किलो नाइट्रोजन असल मुकदार चाहिए, महकमे ने ये कहा है, जो कि 3.5 से 4 बोरियां बनेंगी तकरीबन। 3.5 बोरियां लाजमी है, इससे 4 बोरियां। और कपास को कम से कम 38 किलो फास्फोरस, यानी 1 DAP, 2 DAP बोरी सॉरी, क्योंकि 18% 1 बोरी में होती है, तो 2 आप लेके जाएंगे और 18 दूनी 36, 2 से कुछ ज्यादा ही बनेगी। कपास को कम से कम 40 किलो अक्सर मकदार पोटाश, यानी कि 1 बोरी आप पोटाश की लाजमी डालेंगे। इसकी वजह यह है कि हमारी फसलों को बदकिस्मती से, क्योंकि हमसाया मुल्क के ने काफ़ी पानी को हमारा डिस्टर्ब कर दिया है उसने डैम बना के, तो नॉर्मली मैंने देखा 80% जमींदार को नहरी पानी नहीं मिल रहा। जब नहरी पानी नहीं मिल रहा तो ये पोटाश हमारे, समझ लें कि हमारे लिए ये वो टीका है जो भैंसों को चोने के लिए जो हमारे गुजर बरादरी है वो लगाते हैं। और जरूरी है, अगर आपका पानी लगे नहर वाला तो फिर पोटाश की आपको जरूरत नहीं है, जमीन में इतनी पोटाश होती है कि मिल जाती है। लेकिन हम नहीं ये जंग लड़ सके पानी की, तो अब हमें ये पोटाश की पूरी देनी बहुत लाजमी है। इसके साथ साथ जब हम ये टर्बाइन का या ट्यूबवेल का पानी लगाते रहते हैं तो साल्ट की मकदार बढ़ती रहती है जमीन में। ये हम खुद कत्ल कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। पुराने दौर में जंगें जब होती थी तो दुश्मन के इलाकों में उनकी जरखेज जमीनों में हसद के साथ और दुश्मनी के साथ उनकी जरखेज जमीनों में नमक का जो है हल कर दिया जाता था। नमक अच्छी तरह जो है ना, हल नमक लगा के हल मार दिया जाता था, जिससे उनकी 8-10 साल तक फसल नहीं होती दोबारा। अब ये है कि जब हम नहर का पानी लगाते हैं, वो नमकीन पानी आ रहा है, हम अपने साथ खुद दुश्मनी कर रहे हैं, उससे नमकियात इकट्ठे होते जा रहे हैं, पोटाश कम हो जाती है और न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रह जाती है।
तो हमें कोशिश करना होगी कहीं से नहरी पानी हासिल करें और पोटाश को बढ़ाएं। सर आप इस बात तरह फिर जो बात करते हैं वो फिर ट्यूबवेल की बात है, आपने फिर ट्यूबवेल की बात करनी जो आपने ट्यूबवेल में पिछले। सर देखें, ट्यूबवेल में हमारा जो है ना बहुत नमकियात आ रहा है। अब तो जी जी बहुत उसी। चंद इलाके रह गए जहाँ का मीठा पानी है। जी जी ट्यूबवेल में नमकियात आ रहे हैं, आई थिंक वो अदर वे बहुत राउंड में क्या नमकियात आ ठीक रहे है। हैं और वो नमकियात हम खुद शामिल कर रहे हैं अपनी जमीनें। आप जमीनें कभी उठा के देखें, चेक करें, जहाँ फ्रिक्वेंटली पानी मिलता है, बाज दफा तो साइडों पर तहाँ पर नमक जमा होता है अच्छा खासा, और अच्छे अच्छे जरखेज इलाकों में। फिर उसके बाद हम पैदावार की जो है उससे उम्मीद रखें जमीन से, तो ये हमारी अपनी नाइल है। यही वजह है चाइना, अमेरिका और इवन के इंडिया भी हमसे बहुत आगे जा रहा है। कपास में हम चौथे नंबर पर थे, अब हम छठे नंबर पर आ गए हैं, और मेरे ख्याल में छठा भी हम मेंटेन कर पाए तो बड़ी बात है। वह जो क्लाइमेट चेंज की जो इस वक्त हमारे ऊपर जो खड़ी हुई है इस वक्त तो मैंने शुरू में हर इस चीज़ को मैंने नहीं टच किया। हमें इस दफ़ा बहुत मुशाहदात करने में आए, चूँकि सभी ज़िम्मेदारों के साथ काम करती है, तो ज़िम्मेदार की जो है जैसे क्या कहते हैं उगाव फसल का वो ठीक नहीं हुआ। तो गाँव में बहुत मसला है। अब उसमें चूँकि बारिशें हो रही थी, एक दिन बीजा दूसरे दिन ऊपर से बारिश हो गई, तो अब उन चीज़ों का जो है अब उगाव के मसले को कैसे हल करें। अब हम तो चलो खादों पे चले गए थे, तो जी हम जो महकमे की सिफारिश है कि 23,000 पौधे हों, तो आप 23,000 के बजाय 8,000 खड़े हुए हैं, किस जगह 7,000 हैं, 3,000 हैं, तो उनसे तो आपकी फसल नहीं ठीक होगी ना। उसको क्या हल करें डॉक्टर डॉक्टर साहब। साहब, हाँ डॉक्टर साहब, इसमें देखें हमेशा हमारे क्वेश्चन भी जो है ना सह रुखी होते हैं, हम इनको समझते नहीं है। ये बात जो है ना, आप देखें 24,000 कब होगी, 8,000 कब होगी, 17,000 कब होगी, पहले तो इसको समझना पड़ेगा। जिम्मेदार को भी नहीं पता होता। अगर वो रख रहा है अपना 9 इंच का फासला, तो जब तब 24,000 पौधे होंगे। अगर वो 1 फुट का फासला रख रहा है तो 12,000 18,000 पौधे होंगे। अगर वो 1.5 फुट का फासला रख रहा है तो 12 से 13,000 पौधे होंगे, चाहे वो जितना मर्जी जोर लगा ले। इसमें एक रुख ये है। दूसरा रुख ये है कि अपना उगाव क्यों नहीं होता। उगाव में मुझे बताएं, हमारे क्या इतने टेक्निकल लोग मौजूद हैं, वो जब बात करें तो वो कहते नहीं जी हमें पता है इस चीज का, जबकि इंटरनेशनल लोगों ने उसकी एडवांस चीजें बना ली। हम कहते हैं ना जी हमें ना बताओ, हमें पता है। आपकी स्टोरेज के टाइम सीड का मॉइस्चर कितना होना चाहिए, कितने जिम्मेदारों को पता है। वो स्टोरेज धूप में थोड़ा सा सुखा कर स्टोरेज कर दे जिस कमरे, फिर कहते हैं जी हमने इसको 4 दिन सुखा लिया है, लेकिन जिस कमरे में उसको रखते हैं या जिस कपड़े में रखते हैं ये नहीं पता वो ऑलरेडी मॉइस्ट कमरा होता है, उसके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है या पहले से पानी पड़ा होता है, वो फिर मॉइस्चर ऑब्जर्व कर लेता है। अगर हीट, दो चीजें सर डॉक्टर साहब ये हैं इसमें फैक्टर आपके उगाव को जो खत्म कर देती हैं, आपके 90% उगाव को 20% पर ले आती हैं। एक आपकी मॉइस्चर, दूसरा टेम्परेचर, और तीसरी कोई चीज नहीं है, उसकी सारा केमिकल नेचर तबाह कर देते हैं। स्टोरेज के दौरान अगर आपकी हीट ज्यादा रही और मॉइस्चर थोड़ी 5 से 7% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इसमें अगर डॉक्टर मॉइस्चर साहब आपका, अब तो जिम्मेदार ने तो जो है ज्यादा जो है आई नहीं, आपको तो ज्यादा मालूम होगा कि जिम्मेदार गंदम का तो अपना घर का बीज रखते हैं, लेकिन जी कपास के जी सिलसिले में वो आगे एक दूसरे से खरीदते हैं, बाजार से लेके आते हैं। तो ये मैं उनकी बात जी कर रहा जी। हूँ, तो जो बाजार से लाया हुआ बीज है उसमें ये मसला है, तो या फिर हमारी जो कंपनी है उनको इस चीज़ पे नज़र देखनी होगी कि मेरे ख्याल में एक हाँ हम डॉक्टर एक ना साहब, बीज के ऊपर एक अलहदा बैठक करेंगे, क्योंकि सभी हमेशा एक एक छोटे छोटे टॉपिक पे बात करती है, तो बीज पे ऑफ चूंकि कोर्स उस वक्त। सर, ये जी जी। बहुत बड़ा टॉपिक है सीड का, वाकई इस पे अलग से होना चाहिए। जी छोटी जी। सी बात मैं अर्ज करता चलूं, ये फार्मर्स के लिए नहीं है। जो बंदा सीड बेच रहा है वो फार्मर भी है, आजकल सारे बेचे जा रहे हैं, फार्मर भी है, कंपनियां भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, सारे ये जितने भी बेचने वाले हैं मैं उनसे मुखातब हूँ। वो अपना सीड बना के उनको अपनी जनाब कमाई की पड़ी हुई है, लेकिन उनके पास क्या है, ऐसे आइडियल स्टोर्स हैं, जाके जिम्मेदार चेक करें आपने स्टोर कहाँ किया था। और फिर हमने एक न्यू सिस्टम बनाया है प्लांट ब्रीडर्स राइट के अंदर, कि आप टैग चेक करें कि उस बंदे के पास टैग है, कि उसने बकायदा जो सीड है वो गवर्नमेंट से मंजूर शुदा सीड लिया है या दूसरा लिया है। जिसके पास टैग होगा उसकी वो एफएससी एंड आरडी जिम्मेदारी लेती है, उसके जब लगा होता है उसको चेक करती है, उसकी डिस्टिंक्टनेस, यूनिफॉर्मिटी और जो उसकी स्टेबिलिटी, ये तीनों करेक्टर चेक करके फिर आगे देती है, फिर टैग इशू करती है। लेकिन हमारे तो खुला सिस्टम सर चल रहा है, ना स्टोरेज का पता होता है ना सीड का पता होता है उसने कहाँ से लेकर बनाया। कि जैसे यहाँ एक बात रोकते हैं, मेरे साथ हमारा कुलीग है सावी का नुमान। नुमान आप जरा अपना अपने ऑन करें। नुमान जो कि बिहाड़ी में है, नुमान वहाँ पर आपने देखा जिम्मेदारों की इस दफ़ा कितना अगाव था, चूंकि जी हमें बहुत शिकायत मिली लिया में बहुत ज़्यादा। वहाँ पिछले बैठक में आए हुए थे सेक्रेटरी साहब जहाँ मौजूद थे, वो जिम्मेदार कहते थे कि हमने लगाई है नहीं उगी है, 2 दफ़ा लगाई है फिर भी कपास नहीं उगी है।
इतना महंगा सीड हमने एस वैरायटी का लिया है 15,000 रुपए का। तो अब ये एक मसला जो है ये एक रहेगा सीड पे ऊपर जो है ना। जी नुमान, आप कहेंगे आपके इलाके में किस तरह से है जी? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, हमने बारिशों से जो पहले लगवाया था ना, आपकी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थोड़ी आ रही, थोड़ा ऊंचे बोलें, करीब होके। जी सर, हमारे जो एरिया में ना जो जो हमने मतलब सीड टेस्ट भी लगवाए थे और बाद में प्रैक्टिकली फार्मर्स को लगवाए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी रही है अब तक। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ये तो जो हम अब सावी ने जो कि अभी इस दफ़ा कोशिश की थी कि जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनका सीड, तो अब वो जी रिसर्च सर, इंस्टीट्यूट का बिल्कुल। सीड जो है वो लेके गए हैं। और अरीकन फैसलाबाद का था सीड, कुछ वैरायटीज़ का, फिर आपके इधर CCRI के भी हैं कुछ सीड, तो वो हम फार्मर तक लेके जाना चाहते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है डॉक्टर साहब कि इस पे हम इंशाल्लाह ना एक और प्रॉपर प्रोग्राम करेंगे। लीजिए डॉक्टर साहब, अब आगे चलें जी। फिर आप बता रहे हैं कि जी लग गई यहाँ पर हमने मतलब उसकी अफजाइश के अब कितने दिन के बाद क्या चीज़ें करनी। अब हम इस वक्त मौजूद हैं 27 से 38 दिन वाली जो है असल इस जी जी। हाँ, ये एक चार्ट दिया गया है जिसमें थोड़ा सा आइडिया दिया गया है। अभी भी ये मुकम्मल नहीं है, अगर हम स्टेजेस को स्टडी करने चले तो बड़ी ये लंबी इस पे बहस हो जाएगी। लेकिन ये इतना जिम्मेदार को पता होता है, गाँव 4 से 9 दिन में हो जाता है। स्केरिंग जो गुड्डी बनती है वो 27 से 38 दिन में हो जाती है। फिर उसके उसके बाद ये 20 से 25 दिन जर्मिनेशन से नहीं है, उसके बाद 20 से 25 ऐड करें तो स्केयर बन जाता है, स्केयर टू फ्लावर आ जाता है। ये असल में सारे जमा करें तो 65 से 70 दिन बनेंगे। फिर प्लांटिंग टू फर्स्ट फ्लावर आपका जो है ये 60 से 70 हो गए। फिर फ्लावर टू ओपन बॉल 45 टू 65, ये पिछले 27 जमा करिए, कम से कम ये 100 पे ओपन बॉल होता है 100 दिन के बाद। अब यहाँ पे खाद को कैसे मद्देनजर रखना है। देखिए सर, उगाव आपका हुआ शुरू में, वहां पर आपने DAP पहले दी होगी और स्प्लिट करके आप थोड़ी सी यूरिया देते हैं। अगर बहुत ज्यादा यूरिया दे देंगे तो वो भी जर्मिनेशन को खराब कर सकती है। अच्छा, उगाव के लिए तो आपकी जमीन की तैयारी सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास होता है कि आपने जमीन लेवल की है, आपने जमीन में 2 हल चलाया, रूटावेटर किया, फिर 2 हल चला के अच्छी फिर रिजर के साथ उसके आपने जो है मतलब कि अभी खेलियां निकाली हैं। ये बड़ा डिपेंड करता है, जितना आपका वतर आइडियल होगा उतना 4 से 4 दिन में बीज आपका निकलाएगा। अगर वतर आइडियल नहीं है तो 7, 8, 9 में चला जाएगा। ये आपकी अपने अपने ऊपर होता है। तीसरा ये कि बारिश वगैरह ना आए। अच्छा, अब जब स्केरिंग और गुड्डी तक आए हैं, आपने यूरिया नहीं इस्तेमाल करना। पहला फूल जब तक ना आ जाए, उसकी वजह साइंटिफिक रीजन सर मैं बताता चलूं। पहला फूल आने का मतलब है कि आपको पौधा आपकी वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ की तरफ चला गया। असल में हमारा यहाँ पे उसको मैनेज करने का कपास को सेंटर, ये है जंगली पौधा। इसको आप यूरिया देते जाएंगे ये तो बढ़ता जाएगा, ये अपनी शाखें फैला लेगा और बहुत ज्यादा निकलता जाएगा, लेकिन ये फूल गुड्डी की तरफ नहीं आएगा। हम इसको पहले फूल तक यानी कि 20-25 और ये 60 दिन बन जाते हैं। 4-9 दिन पिछले, 38 अगले और ये 25 जमा करें जो 60 मैंने दिन गए थे, वो 60 दिन जमा करेंगे तब तक आप यूरिया इसको हाथ नहीं लगाएंगे। जब फूल आ गया सर फिर आप यूरिया दे सकते हैं, क्योंकि अब पौधा रिप्रोडक्टिव स्टेज में। अब यूरिया क्या करेगा, अब आपकी वो फूल को बढ़ाएगा, फूल गुड्डी को बढ़ाएगा। और हम ये चाहते हैं, पहले हम उसकी वेजिटेटिव रोकना चाहते थे। देखें बाहर के मुल्क में पिक्स भी यूज किया जाता है, वो एंड के ऊपर एक वक्त पर पकाने के लिए। ये भी एक मैनेजमेंट का पार्ट है कि ये जो ये पौधा है, मैंने एक लफ्ज अर्ज किया था कि जंगली पौधा है, इसको आप छोड़ दें तो दरख्त बन जाएगा, साल साल चलता रहेगा। लेकिन इसको आप इसकी अपनी मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ सकते। बाहर वाले अमेरिका वाले एंड पे पिक्स का स्प्रे करके इसको पकाते हैं एक वक्त के। अब हमने पहले वेजिटेटिव ग्रोथ रोक के इसको रिप्रोडक्टिव में ले आए, क्योंकि हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट है, हमारा इंटरेस्ट है इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट में। हमें फुल गुड्डी चाहिए, हमें जो है इसके जो है ना बोल्स चाहिए, हमें इसके पत्ते वगैरह और लंबी लंबी शाखें नहीं चाहिए, क्योंकि उनके कम्पैक्ट ग्रोथ और शार्ट ग्रोथ और ज्यादा फल फूल की है। अब हम जो है ना, हमने क्या दिया था, नाइट्रोफास। पहले 60 दिनों में नाइट्रोफास की 1 से 2 बोरियां आप इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पानी जल्दी लगता रहता है, तो ये थोड़ी थोड़ी आप डिवाइड कर लेंगे, 1 से 2 बोरियां देंगे 60 दिनों में पहले। अच्छा, जैसे ही आप फूल आना शुरू हो गया, अब आप यूरिया देने शुरू कर देंगे। और यूरिया आप एंड तक उसको चेक करेंगे और फिर इसको पकाने की कोशिश करेंगे। फिर ये आगे लंबी कहानी है कि आप इसको फिर रोकते भी हैं, एंड पे पानी भी इसका रोकते हैं, ताकि एक यहाँ वक्त पे में सर हमने जो है ना यूरिया देना कैसे है, वो उसका मकसद कहते हैं कि हम जो है ना फर्टिगेशन करेंगे, पानी के साथ मिला के दें। आप यूरिया की
या उसे छट्टे से देना है, या आप उसने इसके बारे में बताओ, और कितनी क्वांटिटी में? थोड़ा थोड़ा, क्योंकि यूरिया बहुत सारा उड़ जाता है हवा में, क्योंकि आपका जो नाइट्रस बिल्कुल ऑक्साइड बन के हवा में उड़ जाता है, या पौधों के पास नहीं रहता है। सर, जी जी बिल्कुल उड़ जाता है। जी इस मामले में बहुत सारी सिफारिशात आई हुई हैं। एक हमारे जरी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर यासीन साहब है, उन्होंने एक प्रोडक्ट भी बनाया है इजी ग्रो के नाम से। वो कहते हैं यूरिया में उसका जो है ना, आप 2 मिलीलीटर के 3 मिलीलीटर शामिल करें, वो एक किस्म का चिलेशन हो जाती है, तो वो यूरिया ना आपका जल्दी जल्दी उड़ता नहीं है। वो जो सल्फर उसके कोटेड जरिए, यूरिया, आप उसकी बात कर रहे हैं? नहीं सर, सल्फर कोटेड नहीं, उन्होंने अच्छा वो अपना फार्मूला नहीं बताया। ये कोई पोटाशियम पॉलीमर है, अच्छा जी, जो हाँ आप उसके साथ मिक्स करके स्प्रे करते हैं, तो वो सही उड़ता सही सही। नहीं है और सस्ता अवेलेबल होता है। अच्छा, इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर आप नॉर्मल जैसे छट्टा दिया जाता है, छट्टा देने के बाद पानी के अंदर उसको इजी ग्रो के केमिकल को, वो उन्होंने कुछ ज्यादा 10 से 15 मिलीलीटर कोई कहा है, वो उसमें आप शामिल कर दें, जो पानी के साथ मिलके जब वो यूरिया के ऊपर जाएगा, वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। एक्चुअली वो जेल है सर, वो प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है जो इसकी यूरिया की एवोपरेशन से रोकता है। तो इस तरह बहुत सारे कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। एक स्लो रिलीज यूरिया का कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, वो स्पेशल फर्टिलाइजर बनाई जाती है। तो ये हम जा सकते हैं इन साइडों पे, लेकिन फिलहाल हमारे कन्वेंशनल मेथड ही चल रहे हैं। कन्वेंशनल में ये है कि आप थोड़ी थोड़ी करके दें यूरिया, ये बहुत सारी यूरिया एक दफा ना दें। आप काउंट कर लें कि मैंने 2 बोरियां देनी है, पानी उसको खासतौर पर रिजेस वाले को पानी लगते रहते हैं, एक हफ्ता छोड़ के, एक अगला हफ्ता छोड़ के जरूर को लगता है, हर पानी के साथ थोड़ी थोड़ी उसको देते रहे। अच्छा, आप ये डॉक्टर साहब बताएं कि ये कुछ जिम्मेदार जो है ना इसके स्प्रे करते हैं, तो स्प्रे करने का फायदा है पौधे के पत्तों के थ्रू आप उसको भिजवाएं पौधे के पास, या आप उसको वो पानी के साथ डालें? वो जी, वो 2% यूरिया के हिसाब से स्प्रे करते हैं। उसमें सर दो चीजें हो जाती हैं। एक तो इसको कूलिंग इफेक्ट भी मिल जाता है, पत्तों के ऊपर पानी आ जाता है, जाहिर है इसके पत्ते उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये देखें, ये खुराक है कि एक बच्चा जैसे खुराक नहीं खाता, उसको हम मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ टाइम में आजमाते हैं, कभी चूरी देते हैं, कभी कोई चीज देते हैं। हम चाहते हैं कि वो जड़ों से भी नाइट्रोजन लेता रहे, तो वो डायरेक्ट स्प्रे करने से भी ले, तो बिल्कुल इसका फायदा होता है। एक आधा स्प्रे जरूर करना चाहिए सर। शुक्रिया जी। अभी तो अभी कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में कोई पूछना चाहें कोई साहब हमारे साथ आज यूसुफ साहब ने भी ज्वाइन किया है। यूसुफ भाई, नाइस मीटिंग। तो सर हसान, जी जी हसान, सर आप कोई जिंक और बोरान के बारे में पूछना था। जी पूछिए पूछिए। सर इनका पूछना था कि कुछ लोग स्प्रे भी करते हैं ना जमीन की तैयारी में, वो क्या अगर वो जमीन की तैयारी में ना डाला जाए तो बाद में स्प्रे कर सकते हैं उसका हम? जी डॉक्टर साहब, यूरिया के शुरू में नहीं ये यूरिया शुरू में तो डालेंगे नहीं, ये तो हमने डॉक्टर साहब ने नहीं, कहा कि यूरिया हमें जिंक डालना और भी नहीं। बोरान यूरिया तो सर शुरू में डालना ही नहीं है। अब नहीं, फास्फोरस तो नहीं पूछ। मैं जिंक और बोरान का पूछा है सर। हाँ, जिंक और हाँ, बोरान। नहीं, जिंक और बोरान आपने ना फुल गुडी आने पे स्प्रे करें, वो सबसे ज्यादा बेस्ट। जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है ना, तो वो आप स्प्रे करें बुरान को, खास तौर पे जब इसके फुल गुडी ले रहा होता है तो उसने बढ़ाना होता है। ये रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के दौरान आपको फायदा देगा, वेजिटेटिव के दौरान नहीं होगा। अब आपने जो अच्छी बात कर दी है, जो कि इस वक्त हमें जिम्मेदार बहुत सारे कह रहे हैं कि उनकी ये फुलगुडी गिर भी रही है, ठीक है जी। अब उसको जो है ना, हाँ जी, आज की हो हमने जाएगा आपका। आज का जो है ना हमारी जो बैठक का जो अनुमान था, आप उसकी तरफ मुड़ के आए हैं, ठीक है। इतनी देर अब इधर उधर फिरते रहे, ठीक है। तो अब ये कि अब पौधा, हर पौधे में जितना भी फल लगता है वो सारा तो नहीं महफूज रहना होता, उसने गिरना। तो उसके बारे में बताइए कि आप परेशान होने की जरूरत है क्या, आप देखें उसके बारे में जी। हाँ सर, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जब मैं अपने तालिब इल्म का एक दौर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि जड़ी बूटियों को मैं किसी दौर में बिल्कुल मुकाने के ऊपर था कि कोई ऐसी चीज आ जाए, जड़ी बूटी का नामो निशान ही खत्म हो जाए, इसकी नस्ल ही खत्म हो जाए। फिर मैंने एक बुक पढ़ी तो उसमें लिखा था कि ये जड़ी बूटियों को, ये कुदरत का एक अमल है, इसको आप ना कभी खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल ना होगा। आपने थ्रेश होल्ड लेवल तक इसको खत्म करना है। तो शेडिंग भी सर एक पौधे का, इस पौधे का एक पार्ट है। वो किसी हद तक जो उसके फ्रूट जरूरत से ज्यादा होते हैं उनको शेड कर देता है, लेकिन जब वो थ्रेश होल्ड नेचुरल शेडिंग से ज्यादा होगा तो जाहिर है वो आपका नुकसान करेगा, तब वो बीमारी कहलाएगा। उस वक्त तक बीमारी नहीं कराएगा जब तक उसकी नेचुरल शेडिंग हो रही है। 20 से 30% नेचुरल शेडिंग होती है, 20 उससे से आपने 30%, नहीं। 20 से 30%, ठीक है जी। हाँ, वो ठीक हो गया। नेचुरल उसका होती है मतलब मोटे तो। मोटे कह दें कि अगर एक पौधे में से अभी कितने गिर रहे हैं, अगर 4 फूल गिर रहे हैं तो कोई फिक्र ना करें, या थोड़ा सा बताएं ना कितने होते हैं एक पौधे पे लगने, कितने होते हैं?
हाँ ये देखिए ना, अगर 100 है तो 100 में से 20 और अच्छा, 50 में से 10 और 40 में से 7-8, 40 में से 7-8 गिर जाएं तो वो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो उसकी नेचुरल शेडिंग है। अच्छा, अब वो 40 में से 20 गिर रहे हैं तो इसका मतलब 50% हो रही है, तो अब आपको परेशान होने की जरूरत है। अब हीट शॉक भी हो सकता है, हीट स्ट्रेस की वजह से शेडिंग होती है। अब आप ये भी हो सकता है आपने उसको मुनासिब खुराक नहीं खिलाई, पौधा कमजोर रह गया, तब भी गिर सकते हैं। गर्मी, शिद्दत, और तीसरा ये है कि आपकी जमीन में सांस ज्यादा है या जमीन मुवाफिक नहीं है और जड़ों से अपनी खुराक नहीं ले पा रहा, आपने दी है खुराक लेकिन वो जड़ों से पौधा नहीं ले पा रहा। तीसरा कोई बीमारी आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल या सफेद मक्खी लग जाती है या कोई इंसेक्ट का अटैक ज्यादा हो जाता है, तो उस फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा, लीफ कम हो जाएंगे। तो जब सकिंग इंसेक्ट इनके लीव्स को कम कर देंगे तो जाहिर है अब खुराक कम होगी, पौधा कमजोर होगा, तो वो कोशिश करेगा अपने मैक्सिमम जो है ना बोल शेड कर दे, क्योंकि ये बड़ा इसके अंदर अल्लाह ताला ने एक टेक्निकल सिस्टम लगाया, ये अपना हिसाब रखता है कि मेरे पास कितनी खुराक है और मैंने कितने बोल अपने पास रखने हैं। देखिए ये हम तो ऐसे कर जाते हैं कि 15 बच्चे कर लिए और उतने पीछे खुराक आपको उतना साथ नहीं है। पौधा चेक करता है कि मेरे पास कितनी खुराक है, मैंने कितने बच्चे अपने रखने हैं। अगर उसको महसूस हो कि खुराक नहीं है, मैं इतना मजबूत नहीं हूँ, तो वो फौरन इसे इसे वो अपने लाइफ सेविंग प्रोसेस है, ये हमारी फिजियोलॉजी के अंदर इसको पौधे का लाइफ सेविंग प्रोसेस है। अगर वो ऐसे ना करे तो वो उन बच्चों को नहीं पाल सकता, वो खुराक नहीं दे सकता, वो एज ए होल मर जाएगा। वो फौरन अपने जितने फूल बना सकता बना के अपनी नस्ल को बचाता है, उतने बीज बना के खुद अपना लाइफ साइकिल खत्म कर देता है। तो अब इसका ये एक पॉइंट इसमें रह गया कि ठीक है आपने जबरदस्त। शेडिंग तो से बचना कैसे, वो अगर आप बचत कैसे इजाजत करें, दें तो बचाना कैसे? जी जी जी, देखिए प्लीज जी। शेडिंग से बचना, हाँ इसमें वो बात जिक्र नहीं जी हुई। जी। तो अब आप मैं कहा देखें कि आयशा आपको नेचुरल, क्वेश्चन रेडी कर रही हैं, तो यू वुड बी द नेक्स्ट पर्सन। आपकी आवाज सर कर सही। पूछे जी आशा साहब। मेरा सवाल ये है कि अभी उन्होंने सफेद मक्खी की बात की है, तो अब चूंकि मौसमी तब्दीली भी आ रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी है, तो क्या आप इस तरह जब इस तब्दीली की वजह से सफेद मक्खी की आबादी में इजाफा होता है? और इसके अलावा एक सवाल ये भी है कि जो कपास की कोई इस तरह की इकसाम है, कोई इस तरह के वेरिएंट्स हैं जो इस रेजिस्टेंट है सफेद मक्खी से के हमले से बेहतर तरीके से जो निपट सकते हो, क्या किसानों को उन तक एक्सेस है? ठीक है, ये तो क्वेश्चन हो गया शायद साहब के लिए। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। तो पहले अपना तौसीफ़ आप बताएं कि आपने बता दिया कि 20% गिरा आपने, उसके बाद परेशान होने की जरूरत है। 50% गिरे फिर ज़्यादा नुकसान है, फिर 20%, तो अभी इसको बचाएं कैसे? फल लग गया, बचाएं कैसे? जी जी। सर इससे इसको बचाने के लिए फौरी तौर पर आप देखें कि मैंने कमी कहाँ पे की है। पौधे की जो सूरत है ना, आप उसको जाके चेक करें, उसका लीफ आपको खुद बताएगा। अगर वो येलो कलर का हो रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन की कमी है। अगर वो बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक मुरझा रहा है तो एक जड़ों की बीमारी होती है, वो भी हो सकती है। अगर वो मतलब कि उसका पर्पल कलर हो रहा है तो फास्फोरस की कमी हो सकती है। अच्छा, उसके This अलावा अगर was पौधा, so stupid. जी जी, अच्छा अब आपने देखना है कमी कहाँ पे है, तो फौरी तौर पर आप स्प्रे का बंदोबस्त, न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे का बंदोबस्त करें उसके लिए, पौधे के लिए, जिसमें बुरान तो बहुत ज्यादा अहमियत का अमल है। अगर इसके अलावा आप नेट्रोफास या कोई और ज्यादा कमी होगी उसका आप इंस्टेंट उसको स्प्रे करें और पौधे की सेहत को बचाएं, तो वो इंशाल्लाह जल्द ही जो है अपने आप को कवर करेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये जो आपने कहा, एक तो पत्ते को देखें, पत्ते का रंग जो है अच्छा वो होगा पीला है। दूसरा, पत्ते के बाद पत्ते को, वो वाला जो क्वेश्चन है अब वो आप लेके जाते हैं अब अपने शायद साहब के देखो, पत्ते को उठा के देखा तो उसके नीचे क्या है? तो ये आप बताएं। ये जो ऊपर जो मेरी पिक्चर मेरे बैकग्राउंड पे नजर आ रही है ना, ये वाली जो चीज़ है ना जो मैं ये दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है ये आजकल देखने में सीन आते हैं। तो इसका जी डॉक्टर साहब, अब आपसे शायद साहब। जी जी ऐसे जी है कि बोलिए। सर, एक तो मैडम जैसे बात की है कि आप जो सीजन चल रहा है जिस तरीके से ना, मौसम बारिशों वाला सीजन है, तो इसमें जो है अपना हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट जैसे बन रहा है ना, जो हमारे पास अब मसला है सबसे ज्यादा वो है सब्ज तेले का।
अल्हम्दुलिल्लाह वाइट फ्लाई का जो है इस साल अभी तक कोई इतना ज्यादा हार्ड स्पॉट समझ लें या इतना इसका प्रॉब्लम नहीं है, किसी वैरायटी के ऊपर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। वाइट फ्लाई का अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी जब बारिश हो जाती है ना, क्योंकि इसका आप साइज देखें इंतहाई ये जो है ना माइन्यूट है साइज में, टिनी सा ये इंसेक्ट होता है। तो जैसे ही कोई पावर के साथ इसके ऊपर पानी का ड्रॉप ही गिर जाता है ना, तो इसकी पॉपुलेशन कम हो जाती है। लेकिन ये जो जेसिड है इसकी तादाद में इजाफा हो जाता है। तो अब भी ऐसे सूरत हाल है कि वैसे हमारी वैरायटीज भी अवेलेबल हैं जिसमें जो है 1020 चल रही है, 26 है, तो उसके अलावा 1050 है, बाकी सुपर गोल्ड के नाम से है, FH 333 है, 490 है। तो ये सारी वैरायटीज और RH 668 स्पेशली जो है ना ये रहीम यार खां की वैरायटी है, और इसमें जो है ना ये रेजिस्टेंस है टुवर्ड इंसेक्ट पेस्ट, और ये अच्छी वैरायटीज हैं जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं। तो अच्छा डॉक्टर साहब, वो जी तो अब वैरायटियों वाला तो टाइम गुजर गया, तो वैरायटी तो जी लगानी थी वो हम लगा चुके। तो अब जो जी है जी अब हमने इसकी थोड़ा सा हमें ना क्या कहते हैं, बिल्कुल पूरा बच्चों की तरह समझाएं। बिल्कुल हम जी समझ लें कि जी हमें कुछ जी पता जी नहीं जी है कि जी ऐसे जाके पौधे को उसकी उसकी उसका मायना करें, कहाँ से मायना करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा ज़रा जी ये हर सर। चीज़ को स्टेप, मेरे ख्याल में ये आयशा ये पूछना चाह रही थी आपसे। तो प्रॉपर अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है उससे स्टार्ट चलिए मैं करता हूँ आपको सर। ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं जनाब। जी ये जी आपकी प्रेजेंटेशन खुल जाती है तो जी जी, ये जी मेरे ख्याल में ये वाली आपकी प्रेजेंटेशन है। तो इसमें तो खैर ये हमने कुछ चीज़ें पहले कवर कर ली हैं। तो जी आगे चलते हैं। आपने यहीं से स्टार्ट किया मेरे ख्याल में जी। नहीं सर, ये जो है ना मेरी आपने एक लेटेस्ट प्रेजेंटेशन वाली भेजी है और भेजी है प्रेजेंटेशन, या यही वाली? ये ये मेरे पास जो अच्छा है, आप मैं ऐसे करें, इसका अगर आप दिखा लें, आ, मैं यहाँ से बंद करता हूँ। आप दिखाएं अपनी स्क्रीन से जी। अब अपनी स्क्रीन शेयर कर लें। तो तब तक जो है ना वार्म अप हो जाते हैं और क्वेश्चन रेडी कर लेते हैं। जी हसान, आप अपने क्वेश्चन रेडी करें। हसान, मुजाहिद जी, जी यूसुफ भाई आप भी। और मेरे ख्याल में फेसबुक से कुछ जाके देखते हैं कि वहाँ पर कोई हैं हमारे जो क्वेश्चन, वो कौन से हैं। जी बहुत अच्छी, बढ़िया है। जी जी आप इसको फुल कर लें डॉक्टर साहब, ये जो नीचे है ना अपना स्लाइड शो जी, ये वाला। राइट सर। जी जी शुक्रिया। जी सर। जी तो इसमें सर ये है कि ये टॉप पे जो है ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जब हम फील्ड में जाते हैं ना तो एक पेस्ट स्काउटिंग होती है सर। वो पेस्ट स्काउटिंग एक जायजा होता है, हम खेत में जाके देखते हैं कि इस वक्त कीड़े की जो है फसल के ऊपर क्या सूरत हाल है, और उसके साथ साथ जो है ये देखते हैं कि अब जो है इसका जो दोस्त कीड़ा है वो भी अवेलेबल है नहीं है। तो किसी भी लोकेशन पे जाके दोस्त और दुश्मन कीड़ों का जायजा लेना, तो ये जो है पेस्ट स्काउटिंग कहलाता है। तो मोटा मोटा ये अब जो है जेसेट है, तो जेसेट का यहाँ पे जो है ये मादा समझे, ये मादा है, उसकी उसने अंडे दिए हैं। तो अंडों के बाद ये जो है निम्फ निकले हैं, इनमें से ये वाले निम्फ हैं। ये जेसेट जो है ये ऐसे है कि ये 5 अपने इंस्टा मुकम्मल करने के बाद जो है अपना सिर्फ ये है कि ये जो बच्चे होते हैं ना अपने नर के साथ या अपने वालिदैन के हम शक्ल होते हैं, सिर्फ जिसामत में ये छोटे होते हैं। तो ये जैसे जैसे जो है अब ये स्मॉल हैं तो इनके जो है पर नहीं है, जैसे बड़े होते जाएंगे तो इनके पर भी निकल आएंगे और ये एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी जा सकते हैं। और इनका मोड ऑफ डैमेज समझें या एग लेइंग पैटर्न ये है कि ये जो है मिड रिप जो है ये नजर आ रही है, जैसे यहाँ पे ये इसके अंडे हैं तो इन्होंने अपनी मिड रिप या वेन्स के ऊपर इन्होंने एग लेइंग करनी होती है। तो उसके बाद जो है इनकी ना समझे कि साल के अंदर कोई 11 मुख्तलिफ नस्लें होती हैं जो ये जो है मुकम्मल करता है। जिस वक्त ये कपास की फसल खेत के अंदर मौजूद होती है तो वहां से अपनी ये खुराक लेते रहते हैं। अदरवाइज इनकी भी समझे कि ये खुराकी पौधे डिफरेंट हैं जिनके ऊपर ये फीडिंग करते रहते हैं और अपनी नस्ल को चलाते रहते हैं। वो ऐसे है कि जो मालवेसी फैमिली है इनकी जैसे कपास की है, ऐसे भिंडी की है, तो भिंडी को ये प्रेफर करता है, भिंडी के ऊपर फीड करता है। ऐसे इसके अलावा जो है ब्रिंजल के ऊपर फीड करेगा। और स्पेशली जो ये जो हमारे खेत के अंदर जड़ी बूटियां होती है ना सर, उनके ऊपर ये अपना जो है लाइफ साइकिल चला रहे होते हैं ये कीड़े। तो अब इनकी फीडिंग या समझे कि इनको
पहले ये बताऊं कि ये किस तरह का क्लाइमेट चाहिए होता है। तो इनको ये गर्म मरतूरी सीजन जो है ना ये चाहिए होता है, और स्पेशली जब नमी की मिकदार ज्यादा होती है तो उस वक्त ये जो है कीड़ा इसका ज्यादा अटैक होता है। अगर हम पौधे को देखें तो ये पौधे के किस पार्ट के ऊपर ये मतलब जेसिड होगा, तो ये जो है सबसे लोअर पार्ट पे या दरमियान वाला जो पोर्शन है उसके ऊपर ये जो है इसकी तादाद आपको मिलेगी। अगर आप खेत में जाते हैं, जाके देखना चाहते हैं कि अब कौन सा कीड़ा है, तो पेस्ट स्काउटिंग में जो है हम पूरे पौधे को देखते हैं, उसके अपर लीफ अगर देखेंगे तो उस वहां पे हमें एक कीड़ा नजर आएगा, अगर मिडल और बॉटम पे जाएंगे तो दूसरा कीड़ा नजर आएगा। तो मतलब कहने का ये है कि ये जैसे जो है मिडल जो लीव्स हैं उनको प्रेफर करता है, और लोअर लीव्स जो हैं उनको भी किसी हद तक करता है, लेकिन जो टेंडर लीव्स होते हैं उन पे बाद में ये शिफ्ट होता है, उससे पहले जो है ये प्रेफर करता है जो मिडल वाले लीव्स है। और उनका ये हाल कर देता है जब ये फीड करता है ना, तो वहां से ये समझे कि क्लोरोफिल कंटेंट वहां पे जो है ये कम होना शुरू हो जाते हैं। और प्लस ये पीले जैसे जो है ना आपको ये वाले पोर्शन जैसे पत्ते के ऊपर साइडों पे नजर आ रही है, ये फीडिंग के साथ साथ क्या करता है कि ये टॉक्सिन जो है एक स्पेशल किस्म का जहर होता है जो पत्तों के अंदर फीडिंग के दौरान जो है ये इंजेक्ट करता रहता है। इससे ये पत्ते जो है जहर जैसे दाखिल होता है, तो वो पत्ते जो है उनका जो ऊपर वाला जैसे ये सब्ज रंग के पत्ते नजर आ रहे हैं ये पीले होना शुरू हो जाते हैं। एक तो क्लोरोफिल की कमी की वजह से, प्लस जो टॉक्सिन इंजेक्ट करेगा उसकी वजह से ये इस तरह के कलर हो जाता है। और जब शदीद हमला हो जाता है या समझे कि जब इसके ऊपर अटैक ज्यादा बढ़ जाता है और पत्ते पुराने हो जाते हैं, तो ये जो है पत्ते इतने मतलब सुर्ख रंग के हो जाते हैं, उसको एक टर्म है हापर बर्न बोलते हैं। कि जैसे ये हापर एक्चुअली जो जेसेड है ये हापर है, और इसकी वजह से ऐसे लगता है कि फसल जैसे जली हुई होती है, तो ये कंडीशन बन जाती है। और उसके बाद ये जो सफेद मक्खी है इसके बारे में अगर मैं बात करूं, तो ये इसकी जो है मादा है, इसने ऐसे ही अंडे देने हैं, और 110 अंडे जो है एक फीमेल दे सकती है। उन अंडों में से जो है ये निम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये मुख्तलिफ स्टार्स के निम्फ हैं। तो ये अपने 4 इंस्टार मुकम्मल करता है, जैसे उसके जैसे कि 5 इंस्टार हैं, ये 4 इंस्टार मुकम्मल करने के बाद ये फिर जो है अपना ये इंस्टार जो है प्लस ये जो अडल्ट है दोनों के जैसे जेसेड के और अडल्ट और निम्फ ये फीडिंग करते हैं, ऐसे इनके भी निम्फ और अडल्ट दोनों फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। अब ऐसे होता है कि ये भी अपना सकिंग टाइप इंसेक्ट है, वाइट फ्लाई जो है, तो ये पौधे को कमजोर कर देता है, प्लस ये एक अपना इसकी जो है साथ साथ ये एक्सक्रीशन जो करता है या सेक्रीशन करता है, हनी ड्यू सेक्रीट करता है, तो वो बेस प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर बाद में सूटी मोल्ड फंगस डेवलप हो जाती है। तो इस वजह से फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो लीफ की है उस प्लांट की जिसके ऊपर इन्फेक्टेड प्लांट है वो जो है कम हो जाती है, उसकी वजह से पौधे कमजोर हो जाते हैं, और जो प्रॉपर यील्ड है वो हमारी जो है वो नहीं आ पाती, और जो मतलब होल्स ओपन होंगे उनकी जो रोई होगी वो भी इसकी उस सूटी मोल्ड डेवलपमेंट की वजह से वो मुतासिर होती है। और एक चीज ये सबसे ऊपर टॉप पे आप देख रहे हैं ये है, इसको बोलते हैं कॉटन लीफ कर्ल वायरस। ये जो है सफेद मक्खी जब समझे ये फीड करता है तो ये एक कपास की इंतहाई खतरनाक किस्म की बीमारी का जो है मूजिब बनता है, और उसका समझे कि ये कैरियर है, वेक्टर है, और एक जो है इन्फेक्टेड प्लांट जो है वहां से जो है ये वायरस को हेल्थी प्लांट के ऊपर ट्रांसफर करने का भी बायस बनता है। तो ये जो है सफेद मक्खी प्लस CLCV ये मतलब इंतहाई हमारी फसल के लिए नुकसानदेह है। और स्पेशली अगर हम जो है लेट कास्ट कर देते हैं ना, अर्ली कास्ट के ऊपर CLCV का अटैक कम होता है, जब लेट कास्ट करेंगे तो उसके ऊपर जो है मैक्सिमम चांस होता है कि उसके ऊपर CLCV का अटैक जो है हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो है ये इससे जो है बाखबर रहना। और अब जो है पे बताएं कि अभी अभी जो है हमने
एक तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें समझाया और बहुत मेरे लिए तो लर्निंग हुई है और हमारे जिम्मेदारों को भी ये चीज़ समझ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पर जो था हमने देखते रहना है कि कपास के खेत के अंदर जाके कितने पौधे आपने कितने पौधों का मुआयना करना है और कितने दिनों बाद करना है, तो वो ज़रा बताएं, फिर उसके बाद ज़रा इसमें आगे जाएंगे। जी 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 सर, जी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जी जी, आपने उसी किया उसी और उसी उस पर पिक्चर पूरा पे ले आना जाए, सर। ज़रा पिक्चर भी हमें दिखा दें, फिर ठीक दोबारा है, वापस चले जी जी ये सर ऐसे है कि जी। एक तो अब जो स्टेज है ना, हफ्ते में 2 बार हमें पेस्ट कोटिंग करनी है। अच्छा, दो हफ्ते में दो 2 दिन, ठीक है जी। हफ्ते तो हफ्ते एक में 2 दफा हमने पेस्ट कोटिंग तो करनी किस है। दिन करें? एक अगर इतवार को करते हैं तो फिर बीच दूसरी जाके किस तारीख को करें? मतलब कि ये तो नहीं कि आज की और कल भी करें, तो कुछ उसमें तीसरे बीच में कितने दिन का रखें? तीसरे चौथे दिन जो है ना, हम सर फसल में जाते रहें, बाखबर रहें। और क्योंकि हर दूसरे चौथे दिन जो है ना, ये पैटर्न जो है इंसेक्ट का चेंज हो रहा होता है। हमें लगता है कि अब जो है ये कीड़ा अभी अपनी जो उसकी इक्तसादी हद है, ईटीएल जो है उस तक नहीं पहुंचा, लेकिन बाद में हम जब जाएंगे तो वो जो है ईटीएल पे पहुंचा होता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर हम जैसे मुआयना कर रहे होते हैं तो 20 पत्ते कम से कम हम जो है ना ऑब्जर्व करते हैं सर। अगर एक पत्ता ऊपर वाला हमने देखे है, दूसरे का मिडिल वाला, तीसरे का लोअर वाला, तो इस तरीके से हमने 20 पत्ते जो है उनको ऑब्जर्व करना है, उनकी एवरेज लेनी है। तो हमने ईटीएल जो है ना हर कीड़े का होता है। जैसे अब सब्ज तेला है, इसका ईटीएल या इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, इक्तसादी हद 1 पर लीफ है सर। वो चाहे निम्फ है या बालिग है, एक अगर है तो उसका जब एक पे पहुंच जाए तो हमें फिक्रमंद होने की जरूरत है सर। एक तो एक कितने पौधों पे सर? एक जो है वो एक कितने पौधों पे? एक यानी कि आपने 20 पत्ते देखे हैं ना सर, जी जी। 20 पत्तों के ऊपर अगर आपने देखा है और उनकी एवरेज आपने जब जमा करके देखी है कि एक बन रही है ना सर, अच्छा, तो फिर जो है एक या 8 बोला है या एक एक वन बोला? वन वन सर, वन अच्छा, वन एक, पर लीफ। ठीक, एक जी, ठीक ठीक है, एक एक वाहद वन ठीक पर लीफ अगर है ना सर, ठीक तो है। फिर जो है हम देखते हैं कि अब इसका जो है तदारुक करना है, इसकी रोकथाम करनी है, इससे मजीद जो है ये बढ़ने ना पाए, एक्सीड ना करे। ऐसे ही ये जो सफेद मक्खी है, इसको देखना है तो ये 5 पर लीफ है। तो पाँच। इनके भी नेम्स प्लस अडल्ट जो है अगर 5 पर नेम्स हो गए हैं तो फिर जो है हम इसकी कंट्रोल मेजर्स की तरफ जाते हैं। ये है ठीक हो गया, जबरदस्त हो गया, शुक्रिया। सर। इसमें इसमें कोई जो है क्वेश्चन एक मिनट साहब से मैं पूछ लेता हूँ, एक दफ़ा हमारे पे जो कभी माशाल्लाह हमारे साथ जी ज्वाइन जी किया है, जी कई जी सर। जिम्मेदारों ने भी ज्वाइन किया है। जलाल मरी साहब आपने ज्वाइन किया है, जलाल साहब कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो अनम्यूट कर लें। आप बताएं किस जगह से हैं जलाल साहब? जी अस्सलाम जी, वालेकुम। मैं बलूचिस्तान के जिला बारकान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। माशाल्लाह जी, आवाज आ माशाल्लाह। रही आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है आपकी, जी जी जी। हाँ, जी मैं बारकान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। आप म्यूट हो गए, दोबारा अपने आप को अनम्यूट कर लें। हाँ, अच्छा, जी आपके यहाँ अभी आवाज कपास आ की रही है? काश्त हो चुकी है? हमें पता है कि वहाँ जी बारखा में हमारे बारिशें हुई थी, तो बहुत जी फर्क। बारिशें बहुत ज्यादा हुई है। हमारे वहाँ कपास काश्त हुई थी, फिर दोबारा हुई थी, अब तीसरी बार की तैयारियां कर रहे हैं क्योंकि झालावारी से बहुत नुकसान हुआ था। तो अब दोबारा भी लोग कर रहे हैं, 20 जून तक तो करेंगे यकीनन, अगर बारिश ने कोई रास्ता दिया। तकरीबन डेली बारिश हो रही है वहाँ, हर दूसरे तीसरे दिन बारिश झालावारी हो, तो काफी सारा नुकसान हुआ है जी। अच्छा तो अच्छा अच्छा। आपका प्रोग्राम मैंने कहा ज्वाइन कर तो लें जरा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। तो ये तो फिर जी डॉक्टर साहब, ये एक थोड़ा सा हम पंजाब की बात कर रहे थे, इन इलाकों के बारे में मैं ख्याल तौसीफ साहब से पूछेंगे कि बारखान में जहाँ पे बारिशें और हो रही हैं, तो वहाँ पे हम कपास को कैसे लगाएं। जी तौसीफ भाई को हमें गुर बताएं। जी डॉक्टर साहब, आपका एक मिनट और जी। जी तौसीफ बिल्कुल भाई। सर। जी शुक्रिया सर। ऐसे है कि ऐसे इलाकों में जहाँ पे ऐसे मौसमी हालात का पहले से पता होता है, तो ऐसे इलाकों में तो हमेशा एक मैनेजमेंट की जाती है कि हमारे पास अगर बारिश आ गई है तो हमने पानी को किधर निकालना है। तो इन्होंने अपने जो है अलग से छोटे छोटे रिजर्वायर भी बनाए होते हैं, या लो लाइंग एरियाज जो होते हैं, या आपकी अगर सेम लेवल पर भी है तो आप खुद बना देते हैं, एक तरफ पानी निकाल देते हैं। तो कॉटन का पौधा 24 घंटे से ज्यादा पानी में मर्ज नहीं रह सकता। इनके लिए यही सिफारिश है, ये कोशिश करें। उम्मीद है कि इन्होंने, क्योंकि इनका इलाका है, इनको पता है कि हमने पानी कहाँ निकालना है। जाहिर है पानी अकेला कपास को नहीं, इनको भी खराब करेगा और भी जितनी चीजें सबको खराब करेगा।
तो ऐसे इलाकों में दुनिया में लोगों ने निजाम बनाए हुए हैं जहां हर डेली अगले दिन बारिश आ जाती है। तो बीइंग मतलब कि आपको सुलझे इंसान होने के नाते उसका ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए कि जितनी भी बारिश आ जाए तो आप कम से कम 50% तक आप नेचर से लड़ सकते हैं। वो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के कौल के मुताबिक मैं ये कहूंगा कि एक सहाबी हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास आए कि अल्लाह ताला ने मुझे कितना अख्तियार दिया है। बड़े उन्होंने कहा कि मुझे दुनिया में तो भेज दिया, मेरे पास क्या अख्तियार है, सब कुछ तो अल्लाह के पास है। तो हजरत अली रज़ी ने कहा कि आप अपनी एक टांग उठाएं। उन्होंने एक टांग उठा ली, उन्होंने कहा आप दूसरी उठाएं। उन्होंने कहा जी दूसरी नहीं मैं उठा सकता। उन्होंने कहा जी ये इतना अख्तियार आपको दिया है। तो 50% सर अगर बारिश डेली भी आ रही है 50% आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्यों आपकी 100% कैपेसिटी है। आप अपना पानी बचाएं, उसको पानी को निकालें। आपने जरूर कोई ना कोई रिजर्वायर बनाए होंगे, साइड पे जगह बनाई होंगी, 24 घंटे से ज्यादा पानी ना रहने दें। सही है। ये जलाल भाई बताएं आप क्या करते हैं वहाँ पे, तो बताइए। पानी का तो यहाँ मतलब अक्सर जमीनें तो इस तरह है कि पानी हम वहाँ खड़ा नहीं होता है, पानी जज्ब हो जाता है या फिर निकालने के लिए भी बंदोबस्त होता है। मसला ये पानी के ठहरने का नहीं है, मसला जी ये है जी कि अभी लेट इसलिए हो रही है कि जो यालाबारी हो रही है ना, उससे मतलब जो कपास हुई थी वो खत्म हो गई। फिर मतलब अभी हमारा बारखान का तकरीबन है कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ 2-3 दफा मतलब जहाँ हर जगह यालाबारी ना हुई हो। पहले दफा बराबर ही मतलब ना। याला पड़ी, फिर दोबारा लगी, फिर तीसरी दफा मतलब भी लगी, तो इस वजह से नुकसान हुआ है। बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ऑर्गेनिक कॉटन है, बहुत अच्छी तरह उगती है, मतलब वहाँ ठीक हो ऑर्गेनिक गया, कॉटन हो रही है, ठीक तो उस पे हम काम ठीक कर हो रहे गया हैं। सर। वो आपने, हाँ, वो आपने पानी की बात की थी ना, तो मैं जी उससे जी जी, यही पानी लिखना वो चाह रहा था मैं निकालते भी। हैं, फार्मर को कहते हैं जी, बिल्कुल पानी यानी बिल्कुल। कि कंट्रोल हो रहा है, ज़्यादा का मसला है आपके पास। जी जी अच्छा, बिल्कुल। उसके लिए ये है कि आप अगर फिर देखें, चादर देखकर पाँव फैलाए। अब देखिए कि जितना जितना आप मतलब के मैनेज कर सकते हैं ना, उसके लिए ज़ालाबारी से बचने के लिए कोई जैसे देखिए टनल फार्मिंग का कंसेप्ट भी तो आया है ना। आप इधर कितनी वो तो फसल को कवर कर सकते हैं प्लास्टिक की शीट्स के साथ। जब मौसमी हालात आपको पता लगे कि ज़ालाबारी होने वाली है, तो उस हिसाब से आप मैनेज करें उतनी प्लास्टिक शीट, और उसको किस तरह आपने खड़ा करना है। जितनी देर वो ज़ालाबारी हो रही है उसको बचाएं, प्रोटेक्ट करें, हर चीज का हल होता है। लो तो डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना जी सानू जो ना आई थिंक माशाल्लाह आपने हदीस हदीस का हवाला दिया था ना, तो इंसान के हाथ में वही एक एक टांग पे ही बंदा खड़ा हो सकता है, दूसरी पे नहीं हो नो सकता। जी जी नो डाउट सर, मैं इनसे इसलिए इसलिए मैंने ये दूसरा आप लगा दिया ना कि चादर देख कर पाऊंगा। अगर आपसे मैनेज नहीं हो सकता फिर आप ना लगाएं उतनी कॉटन। आपको पता है कि ज़ालाबारी होगी, मेरा ये यहाँ नुकसान पे हो जाएगा। वैसे तौसीफ भाई एक नहीं और जो पाकिस्तान के लिए, चूंकि हम थोड़ा सा सावी खुद इन्वॉल्व है इस प्रोग्राम में, तो वहाँ पे माशाल्लाह एक ऑर्गेनिक कॉटन की पूरी बेल्ट है। तो ये माशाल्लाह साथी बहुत मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह इनकी मेहनत को अपने उसमें उसकी इनका अजर भी देगा। तो इसी तरह आगे चला जाए। खुशदार में भी तकरीबन कुछ कितने जलाल भाई कुछ 60-70 हज़ार एकड़ पे लग रही है, इससे भी ज़्यादा है। बलूचिस्तान में तकरीबन कोई 1 लाख एकड़ के करीब है। लसबेला है, खुशदार है, कुल्लू है और बारखान है, मतलब इन इलाकों में ऑर्गेनिक कॉटन लग रही है। जबरदस्त। बाकी जो बारखान में तकरीबन 30,000 एकड़ पर है। अच्छा, ये तो जबरदस्त, बहुत जी अच्छा कर रहे हैं आप। लो जी, उसके पाकिस्तान ऊपर फिर आप आते हैं कि अभी ना कि इनसे पूछते हैं कि हमें ऑर्गेनिक कॉटन के लिए आईपीएम की जरूरत है। लो डॉक्टर साहब, अब आप हमें डायरेक्ट आईपीएम पे लेके जाएं। जी 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 सर। और वापस जी तो सर पहले तो ये है कि बारखान से जो भाई हैं तो जलाल मलिक साहब माशाल्लाह ने जो है हम अप्रिशिएट करते हैं कि ये वहाँ पे, क्योंकि न्यू एरियाज जो है ना सर, वहाँ पे कीड़ों का मसला भी नहीं होता, तो वहाँ पे ये एफर्ट कर रहे हैं। बाकी ये अल्लाह ताला की तरफ से है, इंशाल्लाह जो है मौसम एक किस्म का नहीं रहता, तो अल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। अल्लाह खैर करे सर। चलो, तो इसमें सर ऐसे है कि ये आईपीएफ पे अगर जड़ी हम जाते बूटियों हैं के ना साथ सर। दिखा रहे थे, जड़ी बूटियों की स्लाइड दिखाएं हमें, वो जी पहले वो भी दिखा दें हमें, हर जी चीज जी अच्छी जी। लगती है। जड़ी बूटियां सर भी। सर ऐसे है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस साल जो है ना, ये हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने भी अच्छी काविश की है। उनकी तरजीह जो है ना की बदौलत अब हमारा जो टारगेट है ना मतलब 60 लाख एकड़ तक या 50 लाख से ज्यादा जितना भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गया है, 60 के राउंड अबाउट हो गया है सर। तो उसकी बुनियादी वजह जो है ना, ये 8500 रुपए फुटी का रेट जो है
तो अब जो जनूबी पंजाब में हमारी 3 डिवीजन है ना, उनमें बहावलपुर जो है पहले नंबर पे है सर, मुल्तान दूसरे पे और डीजी खां जो है तीसरे नंबर पे है। तो अब जो कपास की फसल है ना, ये 2020 से जो है 2020 से सर इस पे सफेद मक्खी, पतंग, वायरस और सांप का जो हमला है ना, वो काफी शिद्दत इख्तियार कर गया है ना। उसके लिए IPM प्रोग्राम जैसे आपने बात की है, तो पहले मैं ये बताऊंगा कि IPM असल में जो है ये प्रोग्राम होता क्या है। इसका जो है ना, ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट इसको कहते हैं इंग्लिश में, बाकी उर्दू में जो है इसको मजबूत तरीका या इंसदाद कहते हैं सर। ये जो है तरीका, इसमें मतलब ये है कि सारे जो कंट्रोल मेजर्स हैं ना, उनको एक साथ लेके चलना होता है। तो उसमें ये सारे जो है, एक तो ये तहसील कहाँ, इसमें ये सब जड़ी बूटियों की तलफी, जैसे है हमारा खेत जो है ना, वो नीट एंड क्लीन रहे, जितनी जड़ी बूटियां हैं उनकी सफाई सुथराई का हमने बंदोबस्त करना है। तो खेत के अंदर जो है ना, एक नुकीले और दूसरी चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियां होती हैं, ये जो टॉप पे आपको नजर आ रही है, ये लेनी है साथ। तो ऐसे ये हजारदानी है, इसके नीचे जो है ये खपल ग्रास है, ये फिर जो है ढीला है। अब ये इटसेट है और ये चौलाई है। तो ऐसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भकड़ा है। तो ये जितनी सैर कवरिंग वीड्स हैं स्पेशली जो है ना, ये सब जैसे ये इटसेट हो गई, हजारदानी हो गई, भकड़ा हो गया, इनके नीचे जो है ना ये अमाज गेहें होती हैं कीड़ों की, जिसकी बात स्पेशली अगर आप एडसेट को कभी आपका ये हजारदानी को जो है ना आप ऑब्जर्व कर लें, आप देखेंगे तो जरूर इसके नीचे आपको जो है ना जिसकी बात मिलेगी। ऐसे ही ये जो चुलाई है या समझे लेनी है, इसके ऊपर सफेद मक्खी जो है ये बड़े प्रेफरेबली मतलब फीड करती है। तो हमने जो है ना इन जड़ी बूटियों की ये IPM के अंदर ही ये है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट के अंदर ये है कि हमने जड़ी बूटियों की तलफी को यकीनी बनाना है। क्योंकि हम देखते हैं कि खेत के अंदर जो है ना जड़ी बूटियों का हम मतलब सफाया कर देते हैं, लेकिन बाहर बॉर्डर के ऊपर खेलों वटों के ऊपर जो है हम अपनी तवज्जो नहीं देते। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कीड़े का और बीमारी का हमला जो है ना उन वटों और उन खेलों का ऊपर से शुरू होता है। अब जो है खाल के ऊपर ये जितनी जड़ी बूटियां होती हैं, वहां से जो है मिली बग का अटैक वहां पे होगा सबसे पहले। ये अगर आपने ऑब्जर्व करना हो ना तो आप देखेंगे कि खाल के नजदीक या बट्टू के नजदीक सबसे पहले आपको मिली बग वहां से जो है मिलेगी। तो हमने जो है ना इनको सबसे प्रेफरेबली हमने इन पे तवज्जो देनी है। तो उसके के लिए जो है ना हमने IPM जब हम कपास लगा रहे होते हैं तो उस वक्त से ही हमने जो है ये IPM स्टार्ट कर देना होता है। सबसे पहले जैसे हम जो है बीज लगाते हैं तो उस वक्त हमने जो है उस बीज को एहतियाती तदाबीर के तौर पे इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड वो लगानी होती है, वो भी IPM का एक टूल है सर। तो उसके बाद जैसे जो है ये फसल मतलब उगाऊ हो जाता है, 7 दिन बाद ऑलमोस्ट जो है ना ये जर्मिनेशन हो जाती है। तो 25 दिन बाद ये जो हम थिनिंग करते हैं ये भी IPM का एक टूल ही है। अगर हम थिनिंग नहीं करेंगे तो वो जो है एक किस्म की वो वहां पे गुच्छे गुच्छे होंगे पौधे, तो वहां पे जो है पत्तों के नीचे इस कीड़े को जो है छुपने की जगह मिल जाएगी और वहां से जो है कीड़े का हमला जो है स्टार्ट हो जाएगा। ये जितने कीड़े हैं इसको हम एक टर्म बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन। ये कीड़े जो है ना आप जहां मर्जी चले जाएं फसल लगा लें तो ये कीड़े हर जगह जो है पहुंच जाते हैं। जैसे मक्खी है वो हिली एरियाज पे भी मौजूद होती है, मतलब जेर जमीन चले जाए वहां भी जो है इसको खुशबू खुराक की पहुंच जाती है, मच्छर है वो पहुंच जाते हैं। तो इसलिए हमने जो है ना ये मतलब हमने थिनिंग भी करनी है, छिद्राई का अमल करना है। उसके बाद जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ जो है पौधे की वो कंप्लीट होती है। उसके बाद जो है जो ये सबसे पहले जो है इस जेसिड का अटैक शुरू हो जाता है, थ्रिप्स का अटैक शुरू हो जाता है और साथ ही स्पैम मक्खी का अटैक हो जाता है। ये वेजिटेटिव स्टेज से ही शुरू हो जाते हैं। तो इनकी रोकथाम के लिए हमने फिर जो है येलो स्टिकी ट्रैप से आगाज करना होता है। ये येलो स्टिकी ट्रैप जो है ना वो भी यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक
किस्म का स्टिकी मटेरियल होता है जो हम किसी भी सरफेस के ऊपर किसी मतलब कागज के ऊपर भी लगा सकते हैं, या डब्बे होते हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे अडल्ट जो है बालिग हैं सफेद मक्खी के, वो कैप्चर हुए हुए हैं। हम इमेजिन करें कि एक सफेद मक्खी जो है उसने 110 अंडे देने हैं अपनी लाइफ के अंदर से। अब इस थोड़े से पोर्शन के ऊपर कितने सारे आपको बालिग जो है सफेद मक्खी मादा जो है, या इनमें नर भी होंगे मादा भी, तो ये सारे अगर जो है 110 से हम इनको मल्टीप्लाई करें तो देखें एक जो है फंदा कितना कारगर साबित हो रहा है हमारे लिए सर। तो इसलिए हमने एक एक चीज को जो है, किसी चीज को भी हमने महीना नहीं समझना, हमने एक एक चीज को जो है फॉलो करना है ताकि हमारी जो फसल है इन नुकसानदेह इन जरा रसा कीड़ों के हमले से जो है वो महफूज रहे। तो अब ये है कि अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जैसे अटैक की वजह से ये पौधे की क्या हालत हुई हुई है। अब ऐसे ही ये गुलाबी सुंडी है, ये गुलाबी सुंडी भी हमारे यहाँ जो है ये इंतहाई नुकसानदेह जरा रसा कीड़ा है। तो जैसे ही मतलब वेजिटेटिव स्टेज से उस पे मतलब रिप्रोडक्टिव स्टेज पे जैसे स्पियरेट वाली फल बॉडी वाली स्टेज पे जाते हैं तो उस वक्त फिर जो है इसका गुलाबी सुंडी का अटैक शुरू हो जाता है। ये कुतर कर खाने वाले कीड़े हैं, तो इन्होंने अपने एग लेग शुरू कर देनी होती है बर्ड्स के ऊपर, फ्लावर्स के ऊपर। तो इसलिए इसकी रोकथाम के लिए हमने जो है एहतियाती तौर पे या उसकी मॉनिटरिंग पर्पस के लिए, जैसे हमने उसके लिए फंदा लगाया था येलो स्टिकी ट्रैप, इसके लिए हम फिर फेरामोन ट्रैप जो है वो रिकमेंड करते हैं। ये सारे IPM टेक्निक के जो है टूल हैं सर। तो अब ये जैसे मैंने बात की है कि ये सफेद मक्खी का अटैक जो है ये 2020 से जो है ये शिद्दत इख्तियार कर गया है सर। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं ये जो ब्लू कलर की नीले रंग की ये जो लाइन है, तो यहाँ से जो है पहले ये दो लाइनें जो है ना ये 18-19 में मतलब इतनी ज्यादा नहीं थी। तो ये 20 से ऊपर अगर हम जाए तो ये हर साल इसकी तादाद जो है बढ़ती ही जा रही है। जब तक हम जो है IPM को फॉलो नहीं करेंगे तो इसकी तादाद जो है ऐसे ही बढ़ती जाएगी। क्योंकि जब हम स्प्रे करते हैं ना, स्प्रे का भी मैं आपको जो है एक तो खर्चे का बताऊंगा कि इसका खर्चा जो है कितना ज्यादा हो जाता है किसान का, और दूसरा फिर जो है ना ये जो दोस्त कीड़े हैं जो मतलब नुकसानदेह कीड़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं उनकी तादाद में कितनी कमी आ जाती है। प्लस ये फसल के लिए जब हम स्प्रे करते हैं तो ये कितना स्ट्रेस दे देते हैं। जैसे बंदा एंटीबायोटिक खा लेता है तो उसकी सेहत के ऊपर जैसे मतलब असरात आना शुरू हो जाते हैं, ऐसे फसल के ऊपर भी आते हैं। तो IPM जो है हमारे लिए इंतहाई जरूरी है, तो उसको जो है हमने मतलब शामिल करना है। उसके अलावा ये है कि सफेद मक्खी जैसे 2020 से जो है इसका स्टार्ट हुआ है, ऐसे इसकी वजह से जो मतलब जो है दूसरा मैं बताता हूँ कि कॉटन लीफ का वायरस भी उसी साल से जो है वो फ्लेयर अप कर गई है। अब अगर हम इनके एरियाज को देखें ना कि जिला वाइज मतलब जो है क्या सूरत हाल रही है, तो अब यहाँ से हमें अंदाजा हो रहा है कि जितने जनूबी पंजाब के अजला हैं तो ज्यादा मसला जो है सफेद मक्खी का उन अजला के अंदर है। जितना आगे हम चलते जाएंगे ये साहिवाल या फैसलाबाद जहाँ पे टोबा टेक सिंध वाली साइड पे, तो यहाँ पे जो है कॉटन जो लगती है वहां पे सफेद मक्खी का इसकी डॉक्टर साहब क्या वजह मतलब जो है? है इसकी क्या वजह है कि ये वहां पर क्यों नहीं है और या वहां पे पास ही नहीं है? हाँ जी, ये वजह से। जी, यहाँ पे जो हमारा क्लाइमेट है ना सर, जी ये हार्श किस्म का एक्सट्रीम है, मतलब समझेंगे इसकी ना टेम्परेचर की। एक तो हमारे जो है ना पूरी अगर दुनिया का हम देखते हैं ना, पूरी दुनिया के अंदर इतना टेम्परेचर नहीं है जितनी जो है हमारे यहाँ टेम्परेचर है। और यहाँ पे कॉटन ग्रोइंग जितने कंट्रीज हैं सबसे ज्यादा हमारे यहाँ जो है ना ये टेम्परेचर है। और क्लाइमेट चेंज में भी ये जो है ना मजीद हमारे लिए मसले मतलब बढ़ते जा रहे हैं। तो बाकी दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जो है ना ये समझे कि क्रॉप कॉटन जो है ना इसका मोनोकल्चर चल रहा है। एक ही फसल जो है ना हम उसमें कोई ब्रेक नहीं देते, समझे एक साल हमने अगर जो है रोटेशन कोई नहीं है हमारे यहाँ, एक ही फसल को हम बार बार लगाते जा रहे हैं तो एक ही कीड़े पे जो है सब्जियां हमने लगानी है। तो एक कीड़ा जो है फसल जैसे हमारी कॉटन की क्रॉप जो है खत्म हुई है, वो सब्जियों पे भी सेम पेस्ट है ना, वो इनकी तादाद जो है हमारे यहाँ मतलब हर साल जो है ना इंक्रीज होती रहती है। इस वजह से जो है ना हमारे यहाँ मसला है।
तो अच्छा ये सर, आपने सीएलसी ये की बड़ी जो अच्छी बात की है कि ना दूसरी फसलों का ना आप तोड़ के लगाएं। तो ऐसी जी फसल कौन सी जो है कपास की जगह लगाई जाए? अगर अगले साल उस खेत में कपास नहीं लगनी, की और फसल लगाए, वो कौन सी फसलें हैं जिससे ज़मीन की सेहत भी ठीक हो जाए? तो वो जो आप कहते हैं वो जो फलीदार पौधे होते हैं, वो कौन कौन सी फसलें हैं? अभी एक हमारी कोशिश थी, अभी एक और प्रोग्राम हम उस पर करें सोयाबीन के, सोयाबीन को आप लगा सकते हैं, वो भी एक नई फसल आ रही है। फिर मूंग की फसल थी, तो इसके बारे में आपका कुछ राय है? जी। अब तौसीफ भाई जो है एग्रोनॉमिस्ट हैं, ये मजीद जो है ना हमारे से बेहतर मतलब ये गाइड कर जी सकते हैं। भाई, तौसीफ भाई इस आप जमीन बताएं की सर। सेहत बहुत चंगी जरूर कर किस तरह से ठीक करिए। जी जी। जी जी, तौसीफ साहब बताते क्योंकि आज सबसे एक ही सेशन में हम सारी बातें पूछ रहे हैं ताकि जिम्मेदारों हैं। को कोई जो है जी ना जी जी, हाँ, तो कोशिश करें मुझे हम ये अंग्रेजी लगता अंग्रेजी कम से कम इस्तेमाल हाँ, करें, तो कि बिल्कुल इसको जी जिम्मेदार देखते हैं इस प्रोग्राम को। बहुत शुक्रिया। जी आपका ये बड़ा बेहतर फैसला है कि इसके लिए एक स्पेशल होना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर ये क्वेश्चन उठा है तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताता चलूं कि जो वीट कार्टन रोटेशन वाला इलाका है ना, वहाँ ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हम दरमियान में कोई भी क्रॉप एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं तो पूरा सीजन जाया हो जाता है फार्मर का, और फार्मर कभी अपना नुकसान नहीं करता। और यहाँ पर गरीब फार्मर हैं, वो इतने हैं नहीं कि 1-2 साल के लिए चलो कॉटन ना लगाए, तो वो सोयाबीन और गुआरा और फलीदार दूसरी फसलें लगा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे हो सकता है कि आप एक खेत के साथ, उसको आप एक जिम्मेदार के 8 एकड़ हैं, तो 8 एकड़ में उसने 3 एकड़ लगाई है कपास, तो उस वो 3 एकड़ कपास को हर साल उसी सेम जगह पे नहीं लगाए तो दूसरी जगह पे लगाए। तो हम ये बात कर, ये नहीं कहते हाँ वो कपास को छोड़ दे, कपास तो हम रोटेशन, लगवाना चाहते हैं, फिर तो सारी गाली खत्म नहीं हो गई। सर इधर बात लगवाना चाहते हैं सर। इसमें सर मैं थोड़ा सा एक एरिया वाइज बताऊंगा। हमारा जो फैसलाबाद अपर पंजाब है ना, जो इसमें फैसलाबाद टोबर टेक्सिंग, ये लोग बड़े समझदार हैं। इन्होंने ये जो बातें आप कर रहे हैं ये इस तरफ आया, लेकिन ये है भी मिक्स क्रॉपिंग जोन। इन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, ये टनल फार्मिंग में बहुत आगे निकल गए हैं। ये इस तरह की फार्मिंग है जैसे आप बता रहे हैं, ये अपने शफलिंग करते हैं और रोटेशन करते हैं, तो इसलिए ये रकबा। लेकिन ये जो जनूबी पंजाब है ना, तो यहाँ पर बहुत ही गरीब लोग हैं, इनके पास लिमिटेड से 4-4 एकड़, 6-6 एकड़, 8-8 एकड़। जो प्रोग्रेसिव फार्मर है वो तो कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, उनको सारा पता है, जैसे मुमताज मुनीस खान साहब इधर हैं, उनको इन सारी चीजों को पता है। लेकिन हम आम फार्मर को ये बात समझानी बड़ी मुश्किल है। यहाँ तो शुरू कारपोरेट करते हैं फार्मिंग सर, से सावी इसीलिए तो है, सावी ने यही तो सिलसिला शुरू किया है। अभी हम कहते हैं जिम्मेदार को कि भाई खादों का इस्तेमाल कम करें, उसमें फिर यह है कि आप जमीन के अंदर जमीन की जो पिछली बाकियात हैं उनको वापस रहने दें। ठीक है, अंग्रेजी में चलो वो जो वर्ड, लेकिन वो हम कहते हैं कि जमीन की जो जो पिछले, अब जो है गंदम तो हमने काट के इतना उसका चूंकि जो भूसा जानवरों को डालना होता है, लेकिन इस तरह से कुछ ऐसी फसल बीच में ले आए। अभी ये चावल के जो जिम्मेदार हैं हमने उनको तो बताया, वो करना भी शुरू हो रहे हैं उधर शेखुपुरा और गुजरांवाला में, लेकिन बहुत कम है। कि अगर गंदम के बाद फसल महीने 2 खाली थी, लेकिन अभी चलो कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए कि अगले साल, ठीक है, जब कपास का लगा लिए, कपास के बाद हमारी गंदम आनी है, तो मे बी को 2 एकड़ ऐसे होंगे जिनके अब आपने जिससे कपास नहीं लगाई थी, क्या सी फसल लगा लें। ऐसा ऐसा हम मतलब छोटी छोटी रोटेशंस को लेके हैं। जी जी। हाँ जी, ये रोटेशन तो आप कह सकते हैं, यानी कि कुछ एरिया वो फैले छोड़ दे, कुछ पे कपास लगा ले, कुछ पे वो लगा दे, जी लेकिन जी। इनके दरमियान इन बिटवीन कुछ नहीं हो सकता। ठीक हो वो वो तो समझ वीट और गए। कॉटन होना चाहिए। और दूसरा सर सर एक ये और बड़ा है अच्छा ऑप्शन, एक और ऑप्शन है सर। जी जी जी। अगर किसी बंदे ने कपास लगानी है, कुछ पोर्शन जो है ना वो अर्ली का लगा ले और उसको सितंबर में जाके ना वो टर्मिनेट कर दे, और कुछ पार्ट को जो है वो लेट लगा के ना वो आगे तक ले जाए। इस तरीके से मतलब हो सकता है सर। तो जो तो खाली वाला बाकी जो खेत है उसको जाके जो ना, जो जो जिसमें गंदम नहीं लगाई होती, जैसे जो ना अब कहते हैं राया लगाते हैं जिम्मेदार, राय वाले की जी फसल जी जो जी है वो फरवरी में मार्च में रायल, कब आती है। जी जी। राय के बाद आप लगा लें हाँ कपास फरवरी को। में तकरीबन। जी जी जी। ठीक हो गया, ठीक है, इस पे ना एक जी दिन जी और सेपरेट सब्जेक्ट चल करेंगे। चलो सर। सर ये 2022 में आप देख सकते हैं कि ये सीएलसीबी ने कितना मतलब जो है ये जंप किया है सर। ये देखें अब ये 21 में या 20 में जो है ये कितनी ज्यादा मतलब जो है सिवेरिटी आ रही है इसमें सर। तो इसलिए सीएलसीबी जो है या वाइट फ्लाई कितने खौफनाक कीड़े हैं सर। तो नेक्स्ट जो है ये एरिया में सर उसी तरह जनूबी पंजाब जो है ये ज्यादा हिट लिस्ट पे है सर। तो ये है कि अब ये तेला जो है, ये आप आपके ग्राफ को देखें, ये मुझे सर लग रहा है कि सब्ज ये तेला जो ये है। कौन सी स्लाइड है? जी ये जी। स्लाइड कौन सी है सर? असल में ना वो कोई ये सब्ज तेले आगे। वाली चल रही है हमारे पास, तो इसमें ना
एक पीक आ रही है, पीक मतलब सबसे जो ऊंचा हो रहा है वो जी आपके जुलाई जुलाई के बाद ही नीचे अच्छा जाना शुरू होता है, तो इसकी क्या वजह होती है? क्या मौसम की रात को जी ठंड से होना शुरू हो जाती है, या ये तरीके से कुछ? सर सर दोबारा रिपीट करें सर। मेरा एक सवाल था कि जितने भी हैं 2022 में भी ये पैटर्न है, थोड़ा सा हमें 2020 में थोड़ा सा नीचे लग रहा है, लेकिन 21 और 22 में ये ऊपर जी गया है जुलाई के दूसरे हफ्ते में बहुत ज्यादा, उसके बाद नीचे आ गया, तो क्या इसकी वजह होती है? क्या वजह थी? सर असल में ना लास्ट ईयर ये है कि 2022 में ना आईपीएम जो है प्रोग्राम उस पे ज्यादा फोकस किया गया है। और हम देखते हैं कि जहाँ पे आईपीएम प्रोग्राम मतलब जो है ना वो करते हैं वहाँ पे वाइट फ्लाई की तादाद कम हो जाती है और वहाँ पे स्प्रे जैसे कम होते हैं। तो स्प्रे कम होने की वजह से जो है ना ये पिंक का अटैक भी जो है कम हो जाता है, बाकी कीड़े भी रिड्यूस हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आईपीएम पे जो है काफी फोकस रहा है 2022 से सर। तो इस वजह से जो है ये इतना अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर जो है प्रॉब्लम नहीं रहा। अच्छा, तो आप अगर एक आम जिम्मेदार के खेत पे देखते हैं, तो उसके खेत में अगर उसे कहें कि सब्ज तेले का जो है अगर तदारक कर लिया, या वैसे कोई मौसम की वजह से या बारिशों की वजह से वो कम होता है या ज्यादा होएगा? जी ये जो है तेले का जब अटैक होता है ना उसके लिए हम सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड फ्लोनिकामाइड जो है वो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ये जो है अगर इसको छोड़ दिया जाए ना सर तो ये हम पूरी फसल का जो है मतलब बिगाड़ के रख देता है ना। तो इसलिए हम इसके लिए तो कहते हैं कि सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड है फ्लोनिकामाइड जो है उससे स्प्रे कर लें। लेकिन हद्दुल विसात जितना आपसे हो सकता है सफेद मक्खी के लिए आपने इंसेक्टिसाइड को रोक के रखना है। इंसेक्टिसाइड आपने स्प्रे नहीं करनी। अगर आपने इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर दिया तो बाद में फिर जो है ये इसकी तादाद जो है वो ऑटोमेटिकली कोई इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म है रेजिस्टेंस इसके अंदर डेवलप हो जाती है जो भी है ना, तो ये फिर जो है बढ़ना शुरू हो जाती है। अब सवाल ले लेते हैं जी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहें? आमना आप पूछ लें, आमना आप तो चूंकि ज्यादा इस चीज को देख रही होती हैं, आमना आप सवाल पूछना चाहती हैं जी, यहाँ पे कंट्रोल के वाले से अनम्यूट कर लें, सब्ज तेले के वाले से। नहीं, मेरे ख्याल और कौन है हमारे साथ यहाँ पर? मुजाहिद, आपने कुछ सवाल पूछना है? आप कहते हैं कि हम मतलब आपने हमें जो, मैं दोबारा कहूँ कि आप कहते हैं कि हिक पत्ते दुत्ते हिक होवे थे जनाब वाली ऐसा स्प्रे करना है, अगर हिक तो तले तो रावण हो जी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक ठीक है। बिल्कुल सर। ते जी जी अच्छा, सफेद मक्खी दसा है कि अगर 5 होवन एक पत्ते उत्ते उनके पत्ते ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਨਿੰਫ ਹੋਵੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੀ ਮੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ स्प्रे करना है। इससे अगर तले हुए तो जी स्प्रे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है? बिल्कुल जी क्योंकि जी हम पिछली एक बैठक में हमारे माशाल्लाह सेक्रेटरी ज़रात माशाल्लाह साकिब बतील साहब आए थे, तो उनकी यही थी कि मैसेज कि 60 दिन पहले 60 दिन अगर बगैर स्प्रे के हम गुजार लें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जी जी जिम्मेदार बिल्कुल बेचारे से बिल्कुल। रहा नहीं जाता, वो पूछता है मैं स्प्रे करा सही, स्प्रे ना करूँ सही, तो वो ये क्या सारे जहन च बन गया है कि साथ स्प्रे करना है। इन्हें बारे च दस दो कि मतलब जिम्मेदार ज्यादा कॉन्शियस है स्प्रे करने के बारे च। सर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो है सर्विस तकरीबन 14 साल हो गई है, तो मैंने यही देखा है कि जहाँ पे स्प्रे वाइट फ्लाई के खिलाफ जो है कम हुए हैं वहाँ पे जो है मसला मतलब कंट्रोल में रहा है। जैसे जैसे स्प्रे बढ़ाते गए हैं वहाँ पे जो है ये हमें देखना चाहिए कि साथ साथ जो दोस्त कीड़े हैं उनकी तादाद भी अफेक्ट हो रही है और फसल जो है फसल के ऊपर भी जहर के बुरे असरात जो है आ रहे हैं। तो इसलिए हमें जो है स्प्रे से जितना हम बच सकते हैं, मैंने बात की है कि अगर सब्ज तेले का मसला है तो उसके लिए हम फ्लोनिकामाइड अप्लाई करा रहे हैं, वो बेशक आप मतलब कर लें। लेकिन सफेद मक्खी के लिए आपने ज्यादा एहतियात बरतनी है सर, मेरी ये रिक्वेस्ट है फार्मर से। तो ठीक। आगे जो है जी, जी 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 तो जी। ये आईपीएम जो आपने बात की है ना सर, उसमें ये पूरा प्लान है सर कि हमने किस तरह से हर महीने जो है कैसे चलना है। उसमें जो है 1 अप्रैल से जब हमने सोइंग करनी है तो उस वक्त हमने जो है तेजाब लगाना है। तेजाब लगाने के बाद उसको कैसे खुश करना है और सारा मतलब जो है हमने किस तरीके से इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड अप्लाई करने हैं, खाद कितनी रेशो से, जड़ी बूटियां, ये पूरा प्लान है सर जो मैंने अच्छा, फार्मर्स के लिए जी काफी जी, है। ये सर आप हमें वन बाय वन समझाएं जरा कि आज हम हैं मई तो गुजर गया, अब हैं जून के जी 31 जून में, तो ये थोड़ा सा अगर जी बड़ा हो सकता है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो पहले तो आपने ये हमें जी। ये सर वही साकिब बतील साहब हमारे जनूब पंजाब के जो सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने ये डेवलप कराया और हमारी टीम ने जो टेक्निकल टीम है उन्होंने ये सारा
डिजाइन किया है। तो उसमें ये है कि सर वेजिटेटिव स्टेज जो है वो भी मौजूद है और रिप्रोडक्टिव स्टेज भी अब जो है स्टार्ट हो गई है ये जैकुम जून से ऑनवर्ड। तो उस वक्त हम जो है येलो स्टिकी ट्रैप, ये आपको नजर आ रहे हैं येलो स्टिकी ट्रैप हैं, तो इनको हम जो है ये रिकमेंड कर रहे हैं। प्लस ये फेरामोन ट्रैप है, ये पिंक बोलवर्म का मनहानी नुमा जो रोजेट फ्लावर आप देख रहे हैं, तो ये है। हम दोनों ट्रैप एक तो रिकमेंड कर रहे हैं, प्लस ये यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं। तो 20 कार्ड पर एकड़ हम जो है रिकमेंड करते हैं कि ये क्राइसोपा के कार्ड ये लगाए जाएं। और जब हम स्प्रे नहीं करेंगे तो ये लेडी बर्ड बीटल एक होती है, वो आपको मतलब यहाँ पे तस्वीर में नजर आ रही है। तो ये जो है इनकी पॉपुलेशन जो है ना, उसको हम कहते हैं कंजर्वेशन टेक्निक। ये जब हम स्प्रे नहीं करेंगे तो एक किस्म का हम जो है इनकी तादाद को कंजर्व कर रहे हैं, बचा रहे हैं। तो खेत के अंदर कई सारे दोस्त कीड़े होते हैं जिनके अगर हम मैं जो है नाम गिनवाऊं तो लेडी बर्ड बीटल है, उसके अलावा जो है क्राइसोपा या क्राइसोपल्ला कार्निया उसको कहते हैं, उसके अलावा स्पाइडर होता है और आंट्स होती हैं। इसके अलावा अगर हम सफेद मक्खी के जो है ना बात करें तो इसके जो है कई ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें हमारी आंख से जो है नजर नहीं आते, लेकिन हम अगर हम उनको जो है खुर्दबीनी या माइक्रोस्कोप के जरिए हम अगर देखें तो वो कीड़े जो है दोस्त कीड़े हम देख सकते हैं। अगर हम निम्फ को देखें, सफेद मक्खी का जो निम्फ होता है वो जो है येलो कलर का होता है, उसकी बॉडी जो होती है ग्रीनिश या येलो कलर की होती है। लेकिन अगर उसका पैरासाइट मतलब निम्फ होगा तो वो ब्लैकिश हुआ होगा, और उसके अंदर से जो है 2 पैरासाइट निकलते हैं, मशहूर हैं बहुत। एक का नाम है इनकार्सिया फार्मोसा उसको कहते हैं, साइंटिफिकली मतलब जो है इनकार्सिया फार्मोसा कहते हैं, और दूसरा जो है वो इरेटमोसिरस मंडस होता है। तो ये कीड़े भी जो है वो उसकी बॉडी के अंदर ऐसे करते हैं कि निम्फ जो सफेद मक्खी का है जो फीडिंग कर रहा है उसके ऊपर आके, तो उनकी जो जैसे ये पेड़ होता है नींबू जो होता है इसकी जैसे डंग होती है ना, वो आके उसकी बॉडी के अंदर ऐसे डंग मारते हैं और अपने अंडे दे देते हैं उस दुश्मन कीड़े के बॉडी के अंदर। अब होता ये है कि जहां से दुश्मन कीड़ा निकलना था वहां से दोस्त कीड़ा निकलेगा। तो इसलिए हम जो है ना, जब अगर हम IPM को फॉलो करेंगे और स्प्रे जो है वो नहीं करेंगे तो ये सारे एक कुदरती तौर पे एक इकोसिस्टम जो डेवलप हो रहा है होता है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, और हमारे जो है जो मसाइल हैं वो कुदरती तौर पे कंट्रोल में रहेंगे। वो एक जो है जैसे ये मतलब अंग्रेजी में एक फ्रेज है, वो कहते हैं कि डोंट डिस्टर्ब नेचर, सूनर और लेटर इट विल हिट यू बैक। तो ये जो है अगर हम कुदरत को जो है डिस्टर्ब करेंगे तो इसने जल्दी या लेट इसने लामहला जो है रिएक्शन शो करना है। तो इसलिए हमने जो है IPM पे हम जितना रहेंगे तो वो हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए ये बहुत मुफीद है सर। जबरदस्त सर, ये तो आपने बड़ी पते की बात की IPM वाली। इस पे हम जिम्मेदार मानने के लिए तैयार नहीं है, उसको समझाने की बात है। इस दफ़ा असल में ये जो आपके जो है ना ये जो PV रोप है वो भी नहीं मिल रहे थे मार्केट से, बहुत मसला आ रहा है, ठीक है। और फिर वो महंगे भी हैं। अभी 1 एकड़ के लिए तकरीबन 6,000 रुपये का जो है ना एक फार्मर ने ख़रीदे हैं। तो वो हमारे कहा था कि क्या गारंटी है कि क्या इसका जो है वो, तो अब ये चीज़ें सिखाने करने की है। तो आपका प्रोजेक्ट जो है या जो आपने ये काम किया डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छा किया, सेक्रेटरी साहब ने भी, आपने भी। तो हम ये जिम्मेदारों को किस दिन, बल्कि ना हम आपकी यहाँ पर बैठक करवाएंगे आपके इधर, जहाँ पे ये लगे हुए हैं, दिखा सकें जिम्मेदारों को, क्योंकि हमें जिम्मेदार देखते हैं। तो हमारी तो कोशिश यही कि क्योंकि जितनी पेस्टिसाइड करेंगे तो पेस्टिसाइड के आगे और नए नए मालिक्यूल इतनी जल्दी नहीं आते हैं, ठीक है जी। तो एक हम बंद गली में जाते जा रहे हैं, तो बंद गली में जाने से पहले एक हम इस तरह की चीज़ें करें। अच्छा, और मेरे ख्याल में कुछ सवाल है तो पूछें जी, मैंने बहुत पूछ लिया जी। आयशा आप या फरवा आप पूछ लें, या इमरान साहब आप, मुजाहिद, शहीर, इम्तियाज साहब, आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप में से कोई सवाल पूछना चाहिए। आज हमने वैसे बैठक ऊपर चलेगी, 25 मिनट ऊपर हो गए। तो जी शहीर आप पूछ लें, आप बताएं फार्मर है कहाँ से, अपने आप को अनम्यूट कर लें जी। हमारे पास बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें तो पूरा लेक्चर देके आज कॉटन का एक्सपर्ट बना दिया है। थोड़ा सा एक्सपर्ट तो नहीं कह रहे, तालिब इल्म है, एक्सपर्ट तो बहुत दूर की बात है जी। हम सारे सीखने वाले हैं सर, मैं तो स्पेशली सीखने वाला हूँ सर। ये तौसीफ साहब ने बहुत शुरू में बात की थी कि कॉटन जो है अब जिम्मेदारा, जिस तरह से मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, तो जिम्मेदारा साइंस है।
ये अब वो सिर्फ जटाका तरीका नहीं रह गया। जटाके तरीके से वो जो है ना आप रहते जाएंगे, पीछे रह जाएंगे दुनिया से। आप देखो हम बहुत पीछे रह गए कई सारी चीज़ों में। तो आप अपनी जो है, अगर मैंने पिछला मैं अपने लिया में मेरा गांव है, तो मैं वहां पे गया साथ वाले गांव में, तो वहां पे खातून कपास चुन रही थी। मैं कितनी थोड़ी कपास नहीं कहती, 5 मन फी एकड़। तो देखें 5 मन फी एकड़ जिसकी अगर निकलती है, तो उसके तो खर्चे क्या, उसका तो सारा नुकसान ही हो गया, बीज के पैसे भी नहीं आए, खाद तो दूर की बात है। ठीक है जी। तो अब ये चीज़ें हैं वो करने की ज़रूरत है। तो इस साल तो चलो रेट अच्छा है, 5 मन निकले हैं तो 5 8 40, फिर भी 40,000 का हो जाएगा, लेकिन ये कि वो सस्टेन नहीं करेगा। ठीक है जी। तो अब ये कि ये सर आखिर में ये जी जी ये एक स्लाइड है सर। जी प्लीज। ये ऐसे है कि स्प्रे का अगर हम गुलाबी सुंडी का 1 एकड़ का अगर खर्चा निकालें ना, अगर सपोज हम कर लेते हैं कि 1900 का प्रोडक्ट मिल रहा है सर, ठीक है। अब इसको जो है अप्लाई करने के जो चार्जेस है ना, अब वो भी निकाल के सिर्फ हम स्प्रे का खर्चा ले रहे हैं 1900 और 3 स्प्रे कर रहे हैं, तो ये 5700 की बन रही है। अब ये है कि हमारे जो सपोज के 4.5 मिलियन एकड़ जो पंजाब में काश्त हुआ है, इस पे अब जो है ये तकरीबन 2 अरब बल्कि 25 अरब 65 करोड़ की जो इंसेक्टिसाइड है वो हम जो है मतलब किसान इतना खर्चा कर रहा होता है। अगर हम IPM करेंगे फॉलो, तो इन खर्चों से भी हम बच सकते हैं सर। वाह जी वाह। से 25 अरब रुपया साडा जिमीदार लांदा कपा दे होते जी हैं जी जी। ते कपा आज मैं देख रहा था, आपने वजीर आला साहब ने कहा था कि माशाल्लाह जो अगर 40 एकड़ हो गया, आपने कहा ना 45 मिलियन 4.5 मिलियन 45 लाख अगर हो गई है, तो अल्लाह करे हमारी फसल, अगर एक जिम्मेदार 5 मन भी ज्यादा लेना शुरू करे, अगर तो वो कहाँ जाके पहुंचेगी। 5 मन को जरब दे दें आप 45 लाख के साथ, तो आपकी कितनी गांठें और बन जाएंगी। तो ये डॉलर्स हैं। तो इसलिए मतलब ये एक कोशिश करें जिम्मेदारी में जो है ना, थोड़ा सा जो है ना होश से समझ से, क्योंकि आपकी सिर्फ प्रोडक्टिविटी आपकी नहीं है, पूरे गांव की है, पूरे तहसील की है, पूरे ज़िले की है, पूरे मुल्क की है। तो आप सारी चीज़ें आपकी जो है ना उस बड़े हिस्से में जो है ना हिस्सा डाल रही हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। आज के महल में हम आखिर में पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेश्चन हो तो बैठक से हम थोड़ा टाइम ऊपर ले गए जी। हसान कोई देखें वहाँ से, हमारे फेसबुक से किसी का क्वेश्चन हो, कोई ऐसा सवाल। एक तो आप फिर मोटी मोटी जो है जो चीज़ें अभी करने की हैं, तो सीत भाई आप फिर दोबारा आप लेके आइए जी। ये यहाँ पे अगर आप कुछ बताना चाह रहे थे कि हर हफ्ते में 2 दफ़ा हर चौथे दिन ज़रूर आपके पास का जाके जो है ना मुआयना करें, और उसके सेंटर खेत के दरमियान में चले जाएं, वहाँ पे जाके 20 पौधों को कम से कम देखें या 20 पत्तों को देखें जी। थोड़ा सा रिपीट कर दें एक बार फिर। बाकी नाइट्रोजन खाद का डॉक्टर साहब ने बता दिया है कि बेजा इस्तेमाल मतलब ऐसे इज्तिनाब करना चाहिए, खेत में जड़ी बूटियों की तल्फी यकीनी बनाना चाहिए। ये ज़्यादातर के जो फंदे हैं ये 8 से 10 फी एकड़ 15 दिन के वक्फे से जरूर इस्तेमाल करें, ताकि उड़ते हुए सफेद मक्खी सब केला के पाले जो है वो इन पे चिपट जाए। रेसोपा कार्ड 20 जैसे आपको बताए हैं, तो वो ये सारी बातें ऑलरेडी मतलब हो चुकी हैं। तो ये जो है यहाँ पे भी अगर हम देखें ना, जिन पौधों के ऊपर ये आप देख रहे हैं पौधे पर जहाँ जहर अप्लाई किया गया है ना, तो यहाँ पे सफेद मक्खी की वजह से ये ब्लैकनिंग मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं ब्लैक होना पत्ते शुरू हो गए हैं एज कम्पेयर टू हेयर। सर यहाँ पे व्हाइट फ्लाई मौजूद है इन प्लाट्स के अंदर, IPM प्लाट जो है, लेकिन ये पत्ते ब्लैक नहीं हुए सर, ये पत्ते की बात है। जी अच्छा अच्छा अच्छा, ये जी बड़ी बात है। ये मैम आमना भी यही पूछना चाह रही थी। आमना आप सवाल पूछें, आप कुछ पूछ रही थी एग्जैक्टली जी, पूछें आमना। अनम्यूट करें अपने आप को। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जब सीड प्रोडक्शन के हवाले से कुछ IPM प्रोटोकॉल इस तरह से हैं जो अगर सीड क्वालिटी को इंश्योर करना हो, एक तो फाइबर क्वालिटी है उसके हवाले से तो चीजें आ सकती हैं, लेकिन कौन से स्पेशल स्टेप्स हैं जो हमें सीड क्वालिटी या सीड प्रोडक्शन को देखते हुए अडॉप्ट करने पड़ते हैं? सीड प्रोडक्शन के हवाले से ऐसे होता है मैडम कि एक तो खेत के अंदर ना कई सारे ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं ना, एक जैसे पौधे नहीं होते, कुछ आउट क्रॉस जैसे हो जाता है, या कि कोई और बीज जो है अगर आ गया है फसल में, तो सबसे पहले हम उसको कहते हैं रोगिंग करनी। तो सबसे पहले हम उन पौधों को रिमूव करेंगे, क्योंकि हमने सीड प्रोडक्शन के लिए जो है हमने रखना है। अगर एक पौधा भी हमारा जो है अदर देन दैट वैरायटी अगर उस किस्म के अलावा कोई और पौधा रह गया है, तो उससे जितना बीज बनेगा तो वो हमारी जो सीड क्वालिटी है उसको बहुत ज्यादा खराब कर देगा, क्योंकि मिक्सिंग हो जाएगी उस हवाले से ना। तो इसलिए सबसे पहले जो है उसकी उन प्लांट्स की रोगिंग करनी होगी।
प्लस ये है कि हमने जो सीड पर्पस के लिए रखना है तो वो प्रॉपरली जो ओपन मतलब होल्स हैं उनकी पिकिंग करनी है, और उनको हमने उनकी अच्छे तरीके से उनको जैसे तौसीफ साहब ने बताया है कि उनके मॉइस्चर लेवल का जो है वो हमने ख्याल रखना है, और उनकी स्टोरेज कंडीशन जो है उनका ख्याल रखना है। किसी वो बोरी जो है नेट बैग है या उनके प्रॉपर जो उनके हर्मेटिक एक बैग होता है जिनके अंदर मतलब जो है इनको स्टोर किया जाता है, तो वो वाले यूज करने हैं। इन सब चीजों को अगर हम इंश्योर करेंगे तो मतलब जो है हमारा वो सीड जो होगा वो फिर हमारे लिए कारआमद होगा। वो अगले साल के लिए हम फिर जो है उनकी प्रॉपर जर्मिनेशन भी अच्छी होगी, और उस वाले जो सीड होगा इसकी जो है शबनम के वक्त हमने मतलब इसकी पिकिंग नहीं करनी, ये सारी चीजें हम मद्देनजर रखेंगे तो इससे ना सिर्फ हमारा बीज जो है वो अच्छा होगा, बल्कि जो हमारे मतलब फाइबर की क्वालिटी होगी वो भी अच्छी हमारी फाइबर मतलब जो है हमें अवेलेबल होगी। जी डॉक्टर साहब जी सर आगे कंटिन्यू करें सर। अच्छा तो ये बहुत अच्छा है कि जो है ना जिम्मेदार अगर वो अपने घर का सीड रखना है तो वो पौधे अभी से आइडेंटिफाई कर ले। ठीक है जी। और अभी मतलब जब जो बस ये लास्ट स्लाइड है, इसमें जी ये है कि महकमा ज़राअत हुकूमत पंजाब जो है फी एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों की हर मुमकिन कोशिश मतलब कर रही है। किसान भाई अपने मसले के हल के लिए माहिरीन से रब्ता करें, और किसान भाइयों के लिए सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब की हिदायत पर कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान में मालूमाती या शिकायती सेल जो है ये कायम कर दिया गया है, और यहाँ पे किसान भाई दिन 9 बजे से रात 9 बजे तक मतलब रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। तो उनमें जो है ये तौसीफ साहब जो है ये भी उसके मतलब पार्ट हैं, तो ये भी मतलब आप लोगों की रहनुमाई के लिए हर वक्त मतलब हमारी पूरी टीम जो है वो आप किसान भाइयों के लिए अवेलेबल है, और जो है आपके लिए आप लोगों की फसल जो है वो किसी तरीके से हमारी जो है वो कीड़ों के हमले से या हर जो इशू है उनसे महफूज रहे, और हमारी जो इस दफा पैदावार है वो जिस तरीके से हमने जो है फसल लगवाई है किसानों के लिए, तो अब जो है उनके साथ हम खड़े हैं, तो इंशाल्लाह हमारी पैदावार भी अच्छी आएगी, और हमारा जो है किसान खुशहाल होगा, हमारा पाकिस्तान जो है वो खुशहाल होगा। तो उसकी इस हवाले से जो है मैं दुआ गो हूँ कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा है ज़िवाल ना हो। वाह तो वाह वाह जज़ाकल्लाह आमीन इसके आमीन साथ सब आमीन जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर शाहिद भाई आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें आज सारा जो है पूरा कॉटन का जो कपास के बारे में और तसीब भाई आपने हमें गाइड किया। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ फिर दोबारा हाज़िर होएंगे। मेरे ख्याल में आज की जो हमारी जो असल में जो होस्ट थी वो तो आयशा थी, मैं तो वैसे बैठा हुआ था। आयशा आप इसको क्लोज करना चाहें तो इट्स ओवर टू यू। जी आयशा, ये हमारी साहबी की जो है जी जी ओवर टू आयशा, आज की मीटिंग को क्लोज कर लें। मेरे ख्याल में आप म्यूट हैं। जी 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 फॉर्मल क्लोजिंग कर दें आज की। जी आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन जी जी तो आज की सारी गुफ्तगू ये बहुत फायदेमंद थी और मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है, और मुझे उम्मीद है कि बाकी सब जिन लोगों ने इसको ज्वाइन किया है उन्हें भी इससे बहुत फायदा हुआ होगा। और ये फेसबुक पर भी लाइव था और इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, तो पीपल कैन बाद में इससे रेफर कर सकते हैं कि किसी को जरूरत हो तो। और आप या अगले हफ्ते इसी वक्त पर दोबारा से we will इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू। मेरे ख्याल में अगले हफ्ते जो है बैठक जो करने जा रहे हैं वो है लोन के ऊपर। अक्सर जिम्मेदार पूछते हैं कि हमने बैंक से लोन लेना है तो वो कितने मुश्किल तरीके होते हैं, तो उसके ऊपर हमारे साथ बैंक अल्फला से कोलीग आएंगे, तो वो उसके ऊपर फाइनेंसिंग के ऊपर हम बात करेंगे। जी जी। तो फिर इंशाल्लाह तौसीफ भाई एक हफ्ता ये छोड़ के उसके बाद ईद से पहले एक दफ़ा फिर हम बैठक करेंगे। उस वक्त तक और भी जिम्मेदार जो है ना इस मसले का और हल पूछना चाहेंगे। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मेरे साथ हमारे साथ टीम ने शामिल हुए, जलाल मरी साहब माशाल्लाह वहाँ से बलूचिस्तान से शामिल हुए, और भी कुलीग पूरे पाकिस्तान से शामिल हुए जो देख रहे होते हैं हमें। तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया और अपना ख्याल रखिए। साविक की ऐप को डाउनलोड करें, साविक के अंदर सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनको देखिए। और
उसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो आप मौसमी जो तब्दीलियाँ उसके हवाले से आप अपने अगले 8 दिनों का मौसम देख सकते हैं कि आपके इलाके में बारिश कैसे है। सावी ऐप को डाउनलोड कर लें, उसके अंदर सारी चीज़ है। फिर हर फसल के बारे में स्पेशली आपकी जो कॉटन की पूरी सीरीज़ वहाँ पड़ी हुई हैं, आप उनको देख सकते हैं। वहाँ पे उन केमिकल्स के नाम लिखे हुए हैं जो अभी तौसीफ साहब ने कहे थे कि किस वक्त क्या चीज़ स्प्रे करनी है, उसकी ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, उनको देखें। और फिर हमारा सावी का व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉल कर लें। मेरे ख्याल में व्हाट्सएप नंबर बड़ा सीधा सही है, वो हमारी स्क्रीन पे आ रहा होता है, आज बल्कि शायद नहीं आ रहा, तो उस पर ज़रूर आप रब्ता करें। और ये सर आप ज़रा आप अनम्यूट कर दें आपकी स्क्रीन को, मैं वो नंबर दिखा दूँ ताकि अगर किसी ने भी रब्ता सर, करना हो तो वो हमारे से रब्ता कर सकते हैं। तो ये सारी आज की जितनी भी काविश का मतलब यही था कि हम साइंटिफिक साइंसी बुनियादों पर जो है ना अपनी जिम्मेदारी को करें, कि ये जिम्मेदारी भी है और जिम्मेवारी भी है, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज़ें हैं कि जिम्मेदारी जिम्मेवारी दोनों कट्ठी जो है चलती हैं, क्योंकि वो हम जब अपने आप को चीज़ों को संभालेंगे समझेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हम अपनी पैदावार को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये हम अक्सर बात करते हैं कि मौसमी तब्दीलियाँ हमारे घर पे आ गई हैं, कुछ पता नहीं है कि कल मौसम कैसा होगा। तो जो आज के पास हमारा दिन है उसमें जितना भी हम बेहतर से बेहतर कोई भी फ़ायदा उठा सकते हैं उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल में आज की बैठक को हम क्लोज कर देते हैं। मैं एक दफ़ा आपको नंबर दिखाता हूँ ताकि अगर आपने नंबर से आपने रब्ता करना हो तो वो ज़रूर आप कर लें। देखें जी अगर आ सका है तो, अगर ऑन हो गया तो मेरे ख्याल में वो नहीं है, ठीक है। एनीवे तो वो आपको सावी को ढूंढना मसला नहीं है, किसी चीज़ से भी ढूंढ लें आप उसे। सावी को जो है अपने इंटरनेट पे ढूंढ लें, फेसबुक पे ढूंढ लें। जी जी, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू अगेन आपका डॉक्टर तौसीफ साहब और डॉक्टर शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज हफ्ते वाले दिन अपना टाइम दिया। जी सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। ये हमने रिकॉर्डिंग